वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर कुमार। आशा करता हूं आप सभी खुश होगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जो है कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं और इसके अंदर आपको जो है कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलेगा। लगभग जो है 2 घंटे के आसपास का लेक्चर है। आप उसको एंजॉय कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो हम कंपनी रूल देखेंगे, पहले हम कंपनी रूल देखेंगे 1773 से लेकर 1858 तक का। उसके बाद क्राउन रूल देखेंगे 1858 से लेकर 1947 तक का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान का इतिहास, ठीक है, इसी के बारे में हम समझेंगे। तो धीरे धीरे जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को पढ़ने के बाद जो है, जैसे हिस्ट्री हमारी ख़त्म होती है, आप देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आज़ादी के बाद की आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जब ये सारे दौर निकल करके आए तो इन दौरों को निकलने के बाद कहीं ना कहीं भारत में जो है स्वतंत्रता के लिए जो चीज़ें चल रही थी वो कहीं ना कहीं चरम सीमा पर हो गई और भारत को जो है कहीं ना कहीं आज़ादी मिली। तो हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि भारतीय इतिहास का जो किस तरह से उसको बनाया गया और उसके क्या क्या सिनेरियो रहे और किस तरह से वो चीज़ें एग्जीक्यूट हुई, वही हम इसके अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो जितना मैक्सिमम हो सकेगा कंटेंट छोटे छोटे टॉपिक बनाएंगे ताकि समझने में बोरियत ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है लंबी वीडियो बनाने के बाद जो है काफ़ी बोरियत होने लगती है। तो हम क्या करेंगे, लंबी एक लेंथी वीडियो ना बना करके छोटे छोटे टॉपिक लेंगे और उनको कवर करते जाएंगे और इस तरह से आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो अभी हमारा जो दौर है वो दौर हमारा इस तरह से चल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लगभग 1600 ईस्वी के आसपास जो है भारत में आ चुकी है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद भारत में जो है स्वतंत्र जो छोटे छोटे राज्य थे या बड़े राज्य थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे उनको जो है पराजित करना शुरू कर दिया। और पराजित करने के बाद कुछ वो एक्ट लेकर के आए। उन एक्ट को हम समझेंगे थोड़ा धीरे धीरे करके जो है कि उन एक्ट्स में क्या था, किस तरह से उन्होंने पराजय की और क्या क्या चीज़ें रही बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्टेड बाय ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल से हमारा क्या मतलब ये है कि जो ब्रिटिश नियम कानून थे उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट किया, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली किया हो या वो इनडायरेक्टली किया हो, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि इंडियन पॉलिटी ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय ब्रिटिश रूल। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो उन्होंने इम्पैक्ट किया ही किया, साथ ही साथ किसको इम्पैक्ट किया उन्होंने, इंडियन पॉलिटी को, ठीक है। यानी कि जो अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतनी आसानी से नहीं बन रहा होता। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, यानी कि भारत की जो राजनीति है वो चीज़ें भी अच्छे से इम्पैक्ट नहीं हो पाती अगर ब्रिटिश रूल यहाँ पे जो है लगे नहीं होते, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है, देयर आर सेवरल लीगल फ्रेमवर्क लेड डाउन बाय द हेल्प ऑफ ब्रिटिश एक्ट। अब क्या है, ब्रिटिश रूल है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी हुकूमत इंडिया के अंदर चल रही है। उस हुकूमत को बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ एक्ट बनाए, ठीक है, और उन एक्ट को हमने बोला ब्रिटिश एक्ट। तो जो ये ब्रिटिश एक्ट थे, इन्होंने जो है एक लीगल फ्रेमवर्क जो है बना दिया इंडिया के अंदर अपने शासन को, अपने प्रशासन को चलाने के लिए, ठीक है। तो लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए सेट ऑफ रूल है। अगर आप सेट ऑफ रूल कहीं पे भी होंगे, अगर हम चलिए ब्रिटिशर्स टाइम से थोड़ा साइड में हट के हम देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कहीं ना कहीं अपने लीगल फ्रेमवर्क बना के रखते हैं कि ठीक है 9 बजे आपको ऑफिस में आना है, 6:30 बजे आपको जाना है, इतने बजे का आपका लंच है, इतने बजे का आपका डिनर है, ठीक है, या इतने बजे को आपको टी ब्रेक है। तो अगर वो लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना मुश्किल हो जाता है। आज अगर भारत सरकार की आज की हम बात करें, करंट जो भारत सरकार है उसने भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो है लीगल फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं। तो उन लीगल फ्रेमवर्क को देखते हुए या उन लीगल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए ही जो है भारत सरकार जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रन कर पाती है। तो सेम सिनेरियो क्या था, जो ब्रिटिश थे तो उन्होंने क्या किया, एक्ट बनाने शुरू किए। उन एक्ट्स के तहत जो है लीगल फ्रेमवर्क बना और उससे उन्होंने जो है भारत में शासन करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, दीज एक्ट्स फॉर्म द हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी स्टडीज अंडर 2 पार्ट्स। यानी कि जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है भारतीय संविधान का, ठीक है, उसको जो है हम स्टडी करेंगे 2 भागों में, ठीक है। एक भाग होगा हमारा द कंपनी रूल, यानी कि जो कंपनी का कानून था 1773 से 1858 तक का, और सेकंड था क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक का,
ठीक है। तो दो क्राउन रूल से क्या मतलब है? क्राउन रूल से मतलब ये है कि जो कंपनी के रूल रेगुलेशंस थे उन पे जो है रेगुलेट करने की अथॉरिटी हो गई क्राउन के पास, यानी कि क्राउन मतलब ताज के पास, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन से आए थे वो लोग जो है, ब्रिटिशर्स से, तो उन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया। क्राउन ने जो है अपने पास जो है कंट्रोल ले लिया, किसका? कंपनी का। क्योंकि कोई भी डिसीजन जो है ऑलमोस्ट 90% डिसीजन जो है क्राउन लेने लगा कि ठीक है आपको कुछ भी करना है तो पहले हमसे अप्रूवल लो, उसके बाद जो है चीज़ों को आप गो हेड करो, ठीक है। तो इसको जो है हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को जो है बेसिकली दो भागों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 तक होगा, दूसरा होगा क्राउन रूल जो कि 1858 से 1947 तक होगा। तो अब हम इसमें एक पार्ट देखते हैं कंपनी रूल 1773 से 1858 का। अब कंपनी रूल 1773 से 1858 की हम बात करते हैं। अब क्या है? ब्रिटिश एंटर इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1006, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि वो जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे 1600 ईस्वी में भारत के अंदर उन्होंने एंट्री की, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा सा इन पहले आएगा, इंडिया बाद में आएगा। ब्रिटिश एंटर इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने 1600 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है एंट्री ली भारत के अंदर जो है, ठीक है। अब क्या था? ये एंट्री लेने के बाद एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, उस समय पे। क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्यों थी? क्योंकि उसको जो है ब्रिटिश की जो महारानी थी उन्होंने उनको जो है राइट दे दिए कि ठीक है आप जाओ और वहाँ पे बिजनेस करो, मतलब जो है कहाँ पे बिजनेस करो? इंडिया के अंदर। तो वो 1600 ईस्वी में इंडिया के अंदर आ गए। किस फॉर्म में आए? एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे आए, ठीक है। अब क्या है? कंपनी हैज एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। अब समझिए इस चीज को। यहाँ पे बोला है कि कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक्सक्लूसिव राइट दिए गए ट्रेड के। और वो राइट किसने दिए? वो दिए क्वीन एलिजाबेथ ने। क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी यानी कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट दे दिया कि आपके अलावा इंडिया के अंदर ब्रिटेन से कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा। आपको जो भी बिजनेस करना है आप कीजिए, बाकी हम किसी और को परमिशन नहीं देंगे। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब ये है। एक होता है राइट, एक होता है एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब सिर्फ तुम ही करोगे, और राइट का मतलब ये है कि तुम भी करोगे, कोई और भी करेगा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको मिले हुए थे एक्सक्लूसिव राइट, मतलब आपके बिना वहां पर कोई भी और जाके ट्रेड नहीं करेगा, वहां पे कोई भी जाके जो है बिजनेस नहीं करेगा, ये मतलब था इसका जो है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? द EIC कंपनी ऑब्टेन दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा आफ्टर इट्स विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी राइट मिल गए थे। कहाँ के? बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के। और कहाँ की लड़ाई के बाद? बक्सर की लड़ाई के बाद। अब ध्यान से समझिए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में तो आ गई थी, लेकिन जब 1764 में, यानी कि 1600 से लेकर के 1764 मतलब लगभग 164 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्मल अपना बिजनेस कर रही थी, छोटी मोटी हरकतें कर रही थी, लेकिन उतना उनका दामोदार, उतनी जो है पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन जैसे ही 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है, ठीक है, उसके बाद इनको मिल जाते हैं दीवानी राइट। कहाँ के दीवानी राइट मिलते हैं भैया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो ये इनके लिए एक ऐसा मौका था कि जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे से भुनाया, मतलब ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर का क्या सीन था। पूरा मैं इसको आपको समझाऊंगा कि बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुई, कैसे हुई, क्या क्या रहा, और यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूंगा कि दीवानी राइट क्या होते हैं, ठीक है। तो दीवानी राइट से मतलब होता है कि दीवानी राइट्स मीन्स राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी कि जो इनकम हो रही है, जो आमदनी हो रही है, उस पे तो राइट है ही। किसका राइट था? पहले वहां की जो राजा महाराजा थे जहां बक्सर में, उनके पहले उनको रेवेन्यू भी मिलता था और सिविल जस्टिस भी वो देखते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने बक्सर की लड़ाई जीती, बैटल ऑफ बक्सर जीता ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब जीता? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ाई हुई, जीत लिया। जीतने के बाद में उनको बोला कि भाई अब तुमको सारी शर्तें हमारी माननी पड़ेंगी, और हमारी शर्तें इस प्रकार हैं कि हमें चाहिए दीवानी राइट। और दीवानी राइट क्या थे कि अब रेवेन्यू भी हम देखेंगे और सिविल जस्टिस भी हम देखेंगे। मतलब इसका ये था कि जो आमदनी आएगी, कहाँ से? बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, इसके जो आमदनी आएगी उसको हम कंट्रोल करेंगे। अब कि वहाँ का जो राजा था, हारा हुआ जो भी राजा था, किंग था, उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, और जो सिविल जस्टिस था उसको भी हम देखेंगे। अब आप आराम से बैठ जाइए। तो चलिए, इसके बाद क्या था? दीज राइट्स प्रोवाइड ह्यूज पावर्स टू EIC, यानी कि इन राइट्स ने, यानी कि कौन से राइट ने? दीवानी राइट ने। दीवानी राइट ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी
बड़ी मात्रा में जो है, बड़े हाई लेवल पे जो है उनको पावर दे दी। अब हम समझते हैं बैटल ऑफ बक्सर क्या था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं करोगे तो आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। बक्सर की लड़ाई होती है 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। वहाँ पे अगर हम बात करें तो अवध में हमारे जो है मीर कासिम जी हैं और उनका एक संघ है, उसके साथ उनका गठबंधन हो रखा है, ठीक है। और तीसरे हैं सिराजुद्दौला अवध के नवाब, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट हैं, ठीक है। अब क्या होता है, 40,000 की संयुक्त सेना को बक्सर में हेक्टर मुनरो ने पराजित किया। अब देखो क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि भैया जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो वहाँ पे जो 40,000 की सेना थी, किस किस की, मीर कासिम की, इन लोगों की जो सेना थी, तो इनकी सेना को किसने हराया, तो वो हराया हेक्टर मुनरो ने, और वो भी कितनी सैनिकों से, 7,000 सैनिकों से। अब आप समझ सकते हो, एक तरफ है 40,000 सैनिक और एक तरफ है 7,000 सैनिक, और वो उन 7,000 सैनिकों से 40,000 की सेना को पराजित कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और उत्तर भारत में, यानी कि बक्सर क्षेत्र में, जहां पे बक्सर में लड़ाई लड़ी गई, तो उत्तर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक जो है एक बहुत ही बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आई है लोग, ठीक है। अब क्या था, अब इसके बाद होती है अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि। अब यहीं से सारा काम बिगड़ जाता है। इलाहाबाद की जब संधि होती है तो उस टाइम पे जो है रॉबर्ट क्लाइव थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ में दो अलग अलग संधियां करी, ठीक है। एक करी गई दिल्ली में, और दिल्ली में जो संधि करी गई, दिल्ली के शाह आलम द्वितीय के साथ संधि करी गई। उसमें क्या था कि इलाहाबाद और कड़ा सम्राट को दिए गए, ठीक है, और इलाहाबाद दुर्ग में कैदी के रूप में रखा गया, किसको, शाह आलम द्वितीय को, ठीक है ना। तो इलाहाबाद की संधि जब हुई, वहीं से सारी चीजें जो है होना शुरू हो गई जो है। और अवध के जो सिराजुद्दौला थे उनके साथ भी संधि करी गई उन्होंने जो है, ठीक है ना। तो इस तरह से अवध में जो है फ्री में व्यापार करने लगे, और जो है आप समझ सकते हैं कि दीवानी राइट्स कंप्लीटली जो है अपने नियंत्रण में ले लिए। तो आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बक्सर की लड़ाई को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वो लड़ाई थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, और कहीं ना कहीं उत्तर भारत में वो उभर के आए। और बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में की गई, इलाहाबाद की संधि की गई अगस्त 1765 में, यानी कि लड़ाई खत्म हुई और तुरंत भाई संधि कर लो, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आई होंगी। अब देखते हैं, हमारा आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने आपको बोला था कि हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संविधान की नींव कहाँ से रखनी शुरू हुई, ठीक है। तो 1773 का एक्ट अगर ना आया होता तो कहीं ना कहीं जो है भारत के संविधान की नींव इतनी आसानी से नहीं रखी जाती। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हम बात करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ EIC, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रेगुलेशन। क्या था, प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड, यानी कि क्या था, जब तक 1773 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय होते थे उनको दीवानी राइट्स मिले हुए थे, वो अपने हिसाब से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, सिविल मामलों को देख सकते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 1773 से पहले के एम्प्लॉय हुआ करते थे, वो क्या करते थे, प्राइवेट ट्रेड करते थे, ठीक है। तो प्राइवेट ट्रेड का मतलब ये है अपना व्यापार करो, प्रॉफिट कमाओ और काम छोड़ो, इस तरह का हिसाब किताब था। लेकिन होता क्या है, जब 1773 से में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन में जाती है और वो कहती है कि भाई हमें ह्यूज लॉस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हमें हो रहे हैं, तो हमें जो है लोन दिया जाए। तो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो बोलती है कि आपकी कंपनी तो काफ़ी प्रॉफिट में चल रही है, तो आपको क्या लॉस हो रहा है। तो जब उन्होंने उसके लिए एक कमेटी बनाई, तो उस कमेटी में ये निकल के आया कि यहाँ की जो कंपनी है, कंपनी तो घाटे में चल रही है, लेकिन एम्प्लॉय जो है कहीं ना कहीं धनी होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन धनी होते जा रहे हैं। और उसके धनी होने का रीज़न क्या है, उसके धनी होने का रीज़न ये है कि ये लोग प्राइवेट ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं, ठीक है, नजराना लेते हैं। तो अगर ये नजराना और प्राइवेट ट्रेड बंद कर दी जाए तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट होने लगेगा। तो इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और उस रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि जो भी एम्प्लॉय होंगे, किसके, EIC के, कंपनी से मतलब यहाँ पे EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होंगे वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे किसी भी सरकमस्टांस में। सेकंड क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो कॉल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई और उसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो भी मैटर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैटर होगा, ये गवर्निंग बॉडी देखेगी, और इस गवर्निंग बॉडी को कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी हैड टू रिपोर्ट अबाउट इंडियन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि क्या था
कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, किस तरह से काम कर रही है, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये सारा का सारा मैटर था, इसको हमने गवर्निंग बॉडी बोला, और गवर्निंग बॉडी को हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है डायरेक्ट जो है इंडिया का जो भी मैटर होगा कंपनी से रिलेटेड, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे कि ये कितना कमा रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें कौन बताएगा, ये गवर्निंग बॉडी बताएगी, जिसको हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बोला। उसके बाद क्या था, इंडियन अफेयर्स मींस रिवेन्यू, सिविल, मिलिट्री। यहाँ पे क्या है, एक वर्ड आया है ना, यहाँ पे इंडियन, एक्चुअली अफेयर्स यहाँ पे छूट गया है, तो इंडियन अफेयर्स, अबाउट इंडियन अफेयर्स। तो इंडियन अफेयर्स से मतलब क्या है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी कि जिसको हमने गवर्निंग बॉडी बोला, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी जो है वो किससे रिलेटेड मैटर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएगी, वो बताएगी रिवेन्यू से संबंधित, कि कंपनी का क्या रिवेन्यू आया, सिविल मामले क्या है, और मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री का मूवमेंट क्या हो रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे ये गवर्निंग बॉडी या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएगी। तो ये थे हमारे रेगुलेशन ऑफ ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पॉइंट डाले गए, वो इसके रेगुलेशन हो गए कि ये 4 काम जो है ये करेंगे बेसिकली। अब क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ये आए कि डेजिग्नेशन एंड पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल हैज चेंज्ड, द न्यू डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएटेड। यानी कि क्या मतलब था कि जो पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, ठीक है, 3 जगह पे होते थे बेसिकली, मद्रास में होता था गवर्नर, और हमारा मुंबई में होता था, और एक होता था बंगाल के अंदर। इस तरह से ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहाँ पे भी गवर्नमेंट मतलब ईआईसी थी, उसमें क्या थे, 3 गवर्नर थे और वो तीनों कंट्रोल करते थे। पहला हो गया बंगाल, दूसरा हो गया मद्रास, और तीसरा हो गया मुंबई या बम्बई कह लो आप। तो ये 3 जगह के थे। तो अब क्या करा गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थी उसकी डेजिग्नेशन को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और एक नई डेजिग्नेशन क्रिएट कर दी, ठीक है। और इनको जो है ह्यूज पावर दे दी, यहाँ पे क्या दे दी, ह्यूज पावर दे दी। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, द लॉर्ड वारेन होस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि या तो वारेन होस्टिंग बोल दो या लॉर्ड वारेन होस्टिंग बोल दो, ये जो है पहले बंगाल के जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ठीक है। अब क्या है, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मैंने क्या बोला आपको कि शुरू में क्या था, 3 गवर्नर जनरल थे, ठीक है, क्या थे, 3 गवर्नर जनरल थे, ठीक है। पहला कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, जिसको आज के डेट में चेन्नई भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 3 जगह पे गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उन्होंने कहा कि भाई ये इतनी कहानी नहीं चलेगी, हम क्या करते हैं, एक डेजिग्नेशन क्रिएट करते हैं और उस डेजिग्नेशन को बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, ही इज द सुपर पावर, ठीक है, उसी के पास सारी शक्तियां होंगी, बाकी जो भी गवर्नर होंगे वो उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। तो यही तो बोला गया यहाँ पे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था और मद्रास का गवर्नर था, इन दोनों को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन ला दिया गया, यानी कि अब उसकी डायरेक्शन पे काम करेंगे वो, ठीक है। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट जो है क्रिएट करी गई या डेजिग्नेशन क्रिएट करी गई, ठीक है। और उसमें फिर मिला जुला के ये भी पूछ लिया जाता है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास का क्या हुआ, तो भाई क्या हुआ, उसके सबऑर्डिनेट बन गए, सीधी सी बात है। लॉर्ड वारेन होस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, क्लियर हो गया। तो हमने जो है रेगुलेशन देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देख लिया। अब हम देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए, ठीक है। तो अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए, प्रोवाइडेड फॉर सुप्रीम कोर्ट विच हैड जुरिडिक्शंस ओवर ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कैलकाटा। सेकंड क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हैड पावर टू एडमिनिस्टर पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स, आई ट्रायल ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर डन अकॉर्डिंग देयर पर्सनल लॉ। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो हिंदू और मुस्लिम के मैटर थे उनके पर्सनल लॉ के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये अदर चेंजेस हुए, ठीक है। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ ये समझते हैं। ये जो है फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल टू ईआईसी, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए पहला कदम था जो उठाया गया, ठीक है। सेकंड क्या था, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस रिकॉग्नाइज्ड ऑफ ईआईसी, यानी कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में पहली बार रिकॉग्नाइज्ड किया गया। थर्ड क्या था, लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि केंद्रीय, आप समझ लीजिए केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन की एक नींव रख दी गई थी, एक पत्थर रख दिया गया था इसके माध्यम से। ब्रिटिश इंडिया एक्ट ऑफ 1784, रेगुलेशंस, पीआईए मतलब ब्रिटिश इंडिया एक्ट,
तो इसमें रेगुलेशंस क्या थे? इट क्लियरली स्पेशलाइज्ड द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। फर्स्ट थिंग ये थी। सेकंड क्या था? इट मैंडेटरी फॉर ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड ब्रिटेन। अब देखो, पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 वाला, उस एक्ट के अंदर क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी थी, कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा, EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि भाई हमें जो है थोड़ा पैसा दे दो क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन जो उसके एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, वो क्या है, दिन प्रतिदिन धनी बनते जा रहे थे क्योंकि वो प्राइवेट ट्रेड करते थे बेसिकली जो है। तो उन्होंने जो है उसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया 1773 के एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि भाई कोई भी जो है प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। अब क्या था, जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें दो चीजें कर दी कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस ये दोनों के दोनों जो है अलग रहेंगे, विशिष्ट रहेंगे, मतलब जो है, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या करी कि जितने भी, चाहे वो सिविल एम्प्लॉय हो या मिलिट्री ऑफिसर्स हो, उनको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो अगर हम सबसे बड़ा मुद्दा देखें तो जैसे आज की डेट में देखो, आज की डेट में क्या है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको क्या करना पड़ता है, जैसे यूपीएससी से निकल के जो है IAS IPS जाते हैं या दूसरे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको भी अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये बात कहीं से निकल के आती है तो कहाँ से निकल के आती है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये कहा गया कि जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको जो है अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया में हो या ब्रिटेन में हो। आज की डेट में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले गवर्नमेंट से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है कि ठीक है, हम ये प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं और इसकी जो वैल्यूएशन है वो इतनी है, ठीक है। अगर वो अपने नाम से, अपनी फैमिली या डिपेंडेंट के नाम से परचेस करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो आज जो ये रूल लागू है ये कहीं ना कहीं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की देन है। और मैंने आपको बोला था कि हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हिस्ट्री क्या है, रिपीट हो रही है। अगर उस टाइम की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम ऐसा पूछेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जा रहा है हमारा इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करने के लिए, वहाँ से वो आज की डेट में 1 लाख रुपए की उसकी इनकम है सपोज करो, या 1 लाख रुपए के उसके पास एसेट है, लेकिन जब वो वापस लौट के आ रहा है तो कितने एसेट बना रहा है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमने इसको इतनी सैलरी दी, इतने ये एसेट बना के ला रहा है, तो बीच की जो राशि है वो क्या है, ब्राइब है, या नजराना है, या रिश्वत से कमाया गया पैसा है, या असंवैधानिक रूप से कमाया गया पैसा है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में इस चीज को क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि भैया जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय होगा, चाहे वो सिविल एम्प्लॉय हो या मिलिट्री ऑफिसर हो, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी इंडिया के अंदर हो या ब्रिटेन के अंदर हो, उसको अपना जो है जानकारी प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट के साथ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में शेयर करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन, हो गया PIA के साथ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए, कब, PIA में। यानी कि जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हुए ना कुछ भाई रेगुलेशंस तो हो ही गए कि ठीक है ये रेगुलेट होंगी चीज़ें जो है, बट कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी तो आए होंगे ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या है? क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ठीक है, डबल गवर्नमेंट, क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, मतलब जैसे हम बोलते हैं डबल गवर्नमेंट का मतलब द्वैत शासन या द्वैत सरकार कह दीजिए आप अपनी भाषा में, द्वैत शासन कहना है द्वैत शासन कह दीजिए। तो एक सिस्टम क्रिएट करा गया जिसको कहा गया डबल सिस्टम, किसमें? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अब क्या होगा, कैसे भैया? देखो, डबल गवर्नमेंट मींस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए, जब हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी वहां पे आ चुके थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि जो भी इंडियन अफेयर्स होंगे, इंडियन अफेयर्स मतलब रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री, इंडियन अफेयर्स मतलब हमारा रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री, इन तीनों से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उसको देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये चीजें कहाँ पे आ गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट में आ गई थी। तो ये हो गया एकल, एक तरह से कि जो भी मैटर होगा वही देखेंगे। लेकिन जब PIA आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का, तो उस टाइम पे क्या बोला कि भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी होंगे। मतलब अब क्या हो गई, डुअल कहानी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा द्वैत शासन बन जाता है। डुअल गवर्नमेंट से मतलब हो गया कि दो लोगों को चेक पॉइंट के लिए बना दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुछ काम देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कुछ काम देखेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे अभी क्या काम देखेंगे। चलिए दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल्ड कमर्शियल अफेयर्स, ठीक है, यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे वो देखेंगे कमर्शियल अफेयर, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी होंगी उनको देखेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होंगे, वो कंट्रोल करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। यानी कि कमर्शियल एक्टिविटी देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स,
और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स। और पहले क्या था, पहले तीन चीजें देख रहे थे, कौन देख रहे थे तीन चीजें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तीन चीजें क्या देख रहे थे, रेवेन्यू देख रहे थे, सिविल देख रहे थे, मिलिट्री देख रहे थे। यानी कि अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कमर्शियल एक्टिविटी हो गई, सिविल और मिलिट्री हो गई, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैटर हो गया। तो वो पॉलिटिकल मैटर भी देख रहे थे, रेवेन्यू मैटर भी देख रहे थे, सिविल मैटर भी देख रहे थे, कौन, बोर्ड ऑफ ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि यार काम ज़्यादा है, इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। यानी कि क्या कर दिया, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कर दिया। तो कमर्शियल एक्टिविटी देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब होगा सीधी सी बात है रेवेन्यू देखेंगे भाई। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स। तो पॉलिटिकल अफेयर्स से संबंधित सीधा मामला हो गया कि जो सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड मैटर होंगे वो देखेंगे हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस, कि सिग्निफिकेंस क्या है। सॉरी, यहाँ पे जो हेडिंग है ये रेगुलेटिंग एक्ट की जगह PIA होना चाहिए, यहाँ पे PIA 1784 होना चाहिए, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा आप। तो सिग्निफिकेंस ऑफ PIA का सिग्निफिकेंस क्या है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन कंपनी टेरिटरीज वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। यानी कि ये पहला समय था, सबसे पहली बार जो भारत का क्षेत्र था उसको जो है ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया। ठीक है, इससे पहले नहीं कहा गया था, 1784 से पहले नहीं कहा गया था ये चीज़ जो है। कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गिवन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। मैंने आपको क्या भी बोला भाई, उन्होंने बना दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाने के बाद में देखो मैंने यहीं पे मेंशन किया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। तो दोनों के दोनों मिला के जो है क्या देखेंगे, पूरा का पूरा सिस्टम देखेंगे। तो कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये था दोस्तों हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793, रेगुलेशन ऑफ चार्टर एक्ट। अब देखिए क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, ठीक है, तो उसको जो है ब्रिटिश जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने जो है मतलब 20 ईयर्स के लिए जो है ट्रेड करने का परमिशन दिया था। इनिशियली जो परमिशन दिया था वो 20 ईयर्स का दिया था। तो अब क्या है, तो हर 20 साल में उसको जो है बेसिकली रिवाइज करना होता था। तो अब क्या था, जो उसका लाइसेंस था या उसका ट्रेड की जो चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तो जब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लाया गया तो उस चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो कंपनी है उसकी इंडिया के अंदर मोनोपोली रहेगी अगले 20 साल तक। और यानी कि द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। कंपनी से मतलब आप एक सीधी सी समझ लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। तो ये इसका रेगुलेशन था चार्टर एक्ट का जो है। साथ ही साथ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC हैड टू मेक पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। अब देखिए चीज़ें समझिए, एक तो क्या है, इंडिया के अंदर जो है फाइनेंशियली ऑलरेडी काफ़ी सारे क्राइसिस हैं। उसी के साथ साथ जब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि जितने भी एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, वो उनकी जो सैलरी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो है एम्प्लॉय की पेमेंट भी करेगी। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे उनकी भी पेमेंट जो है इंडियन रेवेन्यू से जो है की जाएगी। ऐसा डायरेक्शन दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों। साथ ही साथ क्या क्या गया, EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC हैड टू मेक द पेमेंट ऑफ ₹5 लाख ईच ईयर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने रेवेन्यू से 5 लाख रुपए हर साल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। अब आप समझिए 1793 की बात है और 1793 में ये बात कही गई कि 5 लाख रुपए हर साल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। तो बेसिकली ये तीन जो एस्पेक्ट्स थे, ये तीन चीज़ें जो है रेगुलेशन में आई चार्टर एक्ट ऑफ 1793। फिर से आप समझ लीजिए, पहली चीज़ क्या थी, 20 साल के लिए उनका जो मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली था, उसको इंक्रीज कर दिया गया। सेकंड थिंग क्या थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी जो है इंडियन रेवेन्यू से ही दी जाएगी। थर्ड थिंग क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल 5 लाख रुपए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। ये तीन चीज़ें आपके इसके रेगुलेशन में निकल करके आई, जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, सीधी सी बात है, जब रेगुलेशंस आएगा तो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे इन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या हुए। द गवर्नर जनरल वाज गिवन ओवर राइडिंग पावर ओवर गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज, आई गवर्नर ऑफ मुंबई एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे तो उनको जो है ये पावर दे दी गई कि अगर गवर्नर ऑफ मुंबई और गवर्नर ऑफ मद्रास कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कोई डिसीजन लेते हैं और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो अच्छा नहीं लगता, तो भाई साहब वो उसको कह देंगे मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, इसके धंधे को बंद करो, सीधी सी बात ये। यानी कि उनके डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है ना। जो अगर गवर्नर
ऑफ मुंबई और गवर्नर ऑफ मद्रास कोई डिसीजन लेते हैं, तो अगर गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल को या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी तो वो उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। सेकंड थिंग क्या हुई, एक्सटेंसिव पावर वाज गिवन टू गवर्नर जनरल ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास। तो ये तो एक्सटेंसिव पावर हो गई, सीधी सी बात है, पावर अब बचा ही क्या है। अगर गवर्नर ऑफ मुंबई कोई डिसीजन लेते हैं या गवर्नर ऑफ मद्रास कोई डिसीजन लेते हैं और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो चीज़ें पसंद नहीं आती, ठीक है, होस्टिंग साहब को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ठीक है, जब शुरू में हमारा जो उसमें गवर्नर जनरल की फर्स्ट बनाया गया था तो वारेन होस्टिंग जी थे। ठीक है, तो अगर सपोज करो उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो कहेंगे भाई साहब खत्म करो मैटर को, ठीक है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैटर खत्म, मतलब उन लोगों ने मेहनत की और मुद्दा खत्म। तो ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए हमारे। साथ ही साथ क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कमर्शियल अफेयर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स। ये तो हमारे लास्ट की उसमें भी था, मतलब इस ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये इसको एक्सक्लूड रखना, इसमें ऊपर के दो पॉइंटों को ही रखना, बेसिकली इसको एक्सक्लूड रखना, ये पॉइंट इसका नहीं था, चार्ट एक्ट में ये पॉइंट नहीं था, ये ऑलरेडी पिट्स इंडिया एक्ट में ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, इसके बाद अदर चेंजेस क्या हुए, रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर्स एंड कमांडर इन चीफ। यानी कि रॉयल अप्रूवल मतलब क्या था, जो वहाँ की क्वीन थी, कहाँ की क्वीन थी हमारी, ब्रिटेन की। ठीक है, तो ब्रिटेन की क्वीन से जो है उनका अप्रूवल लेना जरूरी था अगर किसी को कोई भी गवर्नर जनरल नियुक्त करना है या गवर्नर नियुक्त करना है या कमांडर इन चीफ नियुक्त करना है। ठीक है, तो इन तीनों के लिए जो है उनकी जो अप्रूवल थी उसको जो है मैंडेटरी बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793, यानी कि 1973। क्या है कि पहले क्या था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो ब्रिटिश जो क्वीन थी, यानी कि ब्रिटिश क्वीन ने, एलिजाबेथ जो थी, उन्होंने कहा कि आपके अलावा कोई भी जो है ब्रिटेन से जो है ट्रेड नहीं करेगा, वो किसी भी दूसरी कंपनी को ट्रेड करने की अनुमति नहीं देंगी। लेकिन जब ये 1813 का चार्टर एक्ट आया तो जो ब्रिटेन की रानी थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि जो ट्रेड की जो मोनोपोली है आपकी समाप्त कर दी गई है और अभी हम आपको परमिशन दे ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई और कंपनी, ब्रिटेन की कोई और कंपनी इंडिया में जाकर ट्रेड करना चाहती है तो उसको भी हम अनुमति देंगे। अब केवल आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी ट्रेड के अंदर जो है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर बोले तो ट्रेड मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के अंदर जो है समाप्त कर दी गई, अबोलिश कर दी गई, खत्म कर दी गई। सेकेंड थिंग क्या है, देयर इज अ एक्सेप्शन फॉर ट्रेड इन टी एंड चाइना। मतलब क्या है, यहाँ पे उसको एक्सेप्शन भी दिया गया। एक्सेप्शन क्या दिया गया कि जो टी है यानी कि चाय है, चाय का व्यापार की मोनोपोली उसकी लगातार बनी रहेगी। ठीक है, और चाइना के साथ जो व्यापार करना था वो व्यापार लगातार होता रहेगा, उन दोनों में कोई भी हम किसी दूसरे को परमिशन नहीं देंगे। मतलब क्या है कि सपोज करो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि उसे जो है मसालों का, कपड़ों का जो है व्यापार करना है या ट्रेड करनी है, तो उसके लिए कोई मोनोपोली नहीं है, उसमें दूसरी कंपनियां भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी दूसरी कंपनी की हम बात करें और वो कंपनी टी के मामले में यानी कि चाय के मामले में व्यापार करना चाहती है, चाय में व्यापार करना चाहती है, तो उसकी परमिशन उसको नहीं दी जाएगी, चाय में उसकी मोनोपोली लगातार बनी रहेगी। साथ ही साथ चाइना के अंदर अगर व्यापार करना है तो चाइना के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी रहेगी। ये दो न्यू रेगुलेशंस जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट में ये दो चीज़ें ऐड करी गई। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब कोई रेगुलेशन आता है तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी होते ही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या रहे, सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन कंपनी टेरिटरीज वर असर्टेड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा। सेकंड पॉइंट क्या रहा, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्सेस एंड पनिश दोज हु डिड नॉट पे देम। यानी कि क्या करा गया कि जो सोवरेनिटी है, ठीक है, संप्रभुता है ब्रिटिश क्राउन की, वो इंडिया के ऊपर जो है इंडिया की जो टेरिटरीज हैं उन पे बनी रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है एम्पावर करा गया कि वो जो टैक्स लेना चाहें जो है वो ले सकती हैं। ठीक है, और अगर कोई टैक्स नहीं पे कर सकता है तो उसको सजा देने का भी प्रावधान किया गया उसके अंदर जो है। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के अंदर दोस्तों इसमें निकल करके आए। थर्ड पॉइंट हमारा अदर चेंजेस क्या आए, अदर चेंजेस क्या आए, क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड इन इंडिया फॉर एनलाइटिंग द पीपल। देखिए ध्यान से समझिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो भारतीय लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके अंदर जो है काबिलियत नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, समझदार नहीं है। ठीक है, दे आर ब्लैक पीपल्स एंड दे डोंट नो एनीथिंग। तो उन्होंने कहा कि हम जो है भारतीयों का जो है उत्थान करने आए हैं, भारतीयों को शिक्षित करने आए हैं। ठीक है, उनको आगे बढ़ाने आए हैं, उनका एनलाइटमेंट करने के लिए आए हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा।
तो उसके लिए क्या किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट में जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ थी, यानी कि ईसाई मिशनरियाँ होती हैं, आज भी हैं इंडिया के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, अगर साउथ में जाके देखेंगे तो काफ़ी सारी मिशनरियाज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है अपना काम कर रही हैं, जिसमें जो है कि अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बनना है तो वो आसानी से बन सकता है, जो कि भारत का संविधान भी उस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि अगर कोई इंसान स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे किसी तरह का जो है प्रलोभन नहीं है, उसे किसी तरह का लालच नहीं है, तो वो अपना धर्म परिवर्तन आसानी से कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं हिंदू हूँ और मुझे अगर क्रिश्चियन बनना है तो मुझे जो है भारत के संविधान ने ये पूर्णतः आज़ादी दी है कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ, बशर्ते उसमें शर्त होनी चाहिए। शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त ये है उसके अंदर कि मुझे किसी तरह का प्रलोभन ना दिया गया हो, और अगर प्रलोभन से किसी भी प्रकार की धनराशि दे करके या किसी भी प्रकार की संपत्ति दे करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और ये जानकारी ये जानकारी जो है हमारी जो जो है कोर्ट्स हैं या हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसके उनके सामने आती है, तो वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक होगा। ठीक है, तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा यही चल रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका कहना ये था कि इंडिया के जो लोग हैं वो समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं और उतने सभ्य नहीं हैं, तो हम उनका एलाइनमेंट करना चाहते हैं, उनको शिक्षित करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जो है क्रिश्चियन मिशनरियों को ये काम दिया गया कि ठीक है, आप जो है लोगों का भला कीजिए, लोगों को शिक्षित कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो ये जो है इसी तरह से 1813 के एक्ट में जो है इंडिया के अंदर जो है क्रिश्चियन मिशनरियाँ जो थी उनको अलाउड कर दिया गया इस काम के लिए कि ठीक है, वो आके लोगों का जो है अलाइनमेंट कर सकती हैं। सेकंड क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन नीडेड टू स्प्रेड अमंग इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया कि ठीक है, जो जितने भी कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको इंग्लिश आनी चाहिए, और उन सब चीज़ों को जो है बढ़ावा दिया गया। थर्ड थिंग क्या है? एलोकेशन ऑफ 1 लाख रुपीज़ वॉज डन टू अचीव द सेम, और लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन देने के लिए जो है 1 लाख रुपए का जो है प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए का बजट फिक्स किया गया कि इस 1 लाख रुपए हम फिक्स करते हैं और इससे जो है वहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाएगा। कहाँ के लोगों को? इंडिया के लोगों को। लेकिन सच बात यह है कि इस फंड का कभी यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। फंड अलॉट कर दिए गए बट फंड का कभी यूटिलाइजेशन हुआ नहीं। केवल उसमें वही जो समृद्ध और धनी लोग थे उन्हीं लोगों को उसमें बेनिफिट मिल रहा था, बाकी जो भारत का समाज का दबा कुचला वर्ग था या मध्यम वर्ग के परिवार के लोग थे उनको कभी भी उसका फायदा नहीं मिला। इसके बाद हम इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रिटिश assumed a new responsibility of providing education to the Indian people, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो है एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी कि वो भारतीय लोगों को शिक्षित करेंगे। सेकंड क्या था? द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन मिशनरीज एक्टिविटी वाज रिलैक्स बाय द एक्ट। पहले क्या था? स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, ठीक है ना, उसको जो है इस एक्ट के माध्यम से 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से काफ़ी रिलैक्स कर दिया गया, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ थी उनको जो है परमिशन दे दी गई कि ठीक है, आप जो है लोगों को उनका अलाइनमेंट कर सकते हैं। कुल मिला के धर्म परिवर्तन करने की बात है, वो आज भी चल रहा है और चलता रहेगा, मतलब जब तक लोगों को प्रलोभन रहेगा तो वो लोग करते रहेंगे आज भी। ठीक है, तो ये हमारा जो है चार्टर एक्ट हो, इसका चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसको हम जो है सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस एक्ट के बारे में हम जो है डीपली स्टडी करते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं, आप ध्यान रखेंगे। इसके रेगुलेशंस देखेंगे कि इसके रेगुलेशन क्या हैं। तो क्या है? एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ EIC एज अ कमर्शियल बॉडी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को की जो एक्टिविटी है उसकी एज ए कमर्शियल बॉडी के रूप में उसको जो है समाप्त कर दिया गया। नाउ क्या है उसके बाद? इस EIC वाज बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पूर्ण रूप से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। देखिए कहाँ से कहानी शुरू हुई और कहाँ पे कहानी आके खड़ी हो गई है। जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उस टाइम पर जो है उनका जो क्लियरली मोटिवेशन था वो यही था, या जो उनकी अप्रोच थी, जो उनकी सोच थी वो यही थी कि हम जो है यहाँ पे जो है कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, यानी कि ट्रेड करेंगे। बट 233 साल के बाद लगभग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एज ए कमर्शियल बॉडी हटा करके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, यानी कि अब तुम प्रशासन ही चलाओगे, अब तुम्हें कमर्शियल ट्रेड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो परिस्थितियाँ और शक्तियाँ चीज़ों को समय समय पर चेंज करती रहती हैं, परिवर्तित करती रहती हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर जो है इतना प्रभुत्व स्थापित हो गया कि इतने बड़े भारत के अंदर जो है वो एक कमर्शियल बॉडी से हट करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में के रूप में परिवर्तित हो गई, और इस सब को करने में बस केवल और केवल 233 साल का समय लगा। तो ये हमारे दो रेगुलेशंस हुए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए कमर्शियल बॉडी जो है ख़त्म कर दिया गया, और जो है सेकंड वन क्या था कि उसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है लागू किया गया, या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में उसने प्योरली काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए वो हम देख लेते हैं। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे उनको बदल करके अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, पहले शुरू में क्या था, गवर्नर्स थे, उसके बाद गवर्नर जनरल बने, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। जब इनिशियली स्टेज में हम बात करते हैं, जैसे हमने हिस्ट्री का बैकग्राउंड हम देखते आ रहे हैं, 3 गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ मुंबई। ये 3 गवर्नर हुआ करते थे शुरू में। फिर एक्ट आए, एक्ट आने के बाद में जो है गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसको क्रिएट किया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए, और जो बाकी 2 गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ मुंबई और गवर्नर ऑफ मद्रास, इन दोनों को उसका सबॉर्डिनेट बना गया। फिर से एक्ट आए तो जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है ओवर राइड करने की पावर दे दी गई कि अगर गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ मुंबई कोई डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन या कोई काम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पसंद नहीं आता है तो उसको ओवर राइड करके वो अपना डिसीजन दे सकते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे वो उनका नाम रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप अच्छे से समझ लीजिए, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या हुआ, गवर्नर जनरल वॉज वेस्टेड विद ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। यानी कि पहले जो पावर्स थी वो डिवाइड होकर रखी हुई थी, लेकिन अभी क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है सभी प्रकार की जो है सिविल और मिलिट्री पावर जो है डेडिकेट कर दी गई हैं। अब वो ही सर्वा हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर वॉज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। द एक्ट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, यानी कि जितने भी ब्रिटिश इंडिया है उसमें जो है कंप्लीट रूप से सर्वा जो है अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। ठीक है, इसके बाद लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस इन द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड लॉ मेंबर वॉज लॉर्ड मैकाले। देखिए अभी क्या है, एक गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई, ठीक है, और उस गवर्नर ला जो कानून से संबंधित था, लॉ मेंबर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा गवर्नर जनरल काउंसिल को, और जो पहले लॉ मेंबर बने भारत के अंदर वो बने लॉर्ड मैकाले। भारत से मतलब है ब्रिटिश इंडिया। ठीक है ना, आप ये चीज़ समझ लीजिए, ब्रिटिश इंडिया का जहाँ तक आधिपत्य था, जहाँ तक उन्होंने उसको जो है चीज़ों को किया हुआ था, अपना जो है वर्चस्व स्थापित करके रखा हुआ था, टेरिटरी को कब्जा के रखा हुआ था, या उनका जो शासन चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें चल रही थी, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो जो पहले लॉ मेंबर बने वो बने लॉर्ड मैकाले। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पहले लॉ मेंबर ब्रिटिश इंडिया के अंदर कौन बने थे, तो वो बने थे हमारे लॉर्ड मैकाले, और किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद इंडियन लॉज वर कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड। तो जो भारत के अंदर लॉ थे उनको जो है कंसोलिडेट किया गया और कोडिफाइड किया गया। जैसे आज की डेट में जो हमारा CRPC IPC चलता है, तो उस तरह से जो है उन चीज़ों को जो है कोडिफाइड और कंसोलिडेटेड किया गया। अब हम देख लेते हैं इसका अदर चेंजेस क्या रहे। तो अदर चेंजेस में प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस इन दिस एक्ट। नो इंडियन टू बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी बेस्ड ऑन रिलीजियस कलर। सेकेंड, अबोलिश्ड स्लेवरी। तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, इसमें अदर चेंजेस क्या करे गए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है भारतीय संविधान में, जो भारत का आज का करंट संविधान है जिसको हम फॉलो करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें भी कहा गया है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पे भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जब एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा तो उसको रिलीजियस, कलर, कास्ट, इन सब चीज़ों के आधार पर भेदभाव लगभग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जो है डाला हुआ है, तो ये जो है कहीं ना कहीं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की देन है।
इसी के साथ अबोलिश स्लेवरी को जो है ख़त्म कर दिया गया कि कोई भी दास प्रथा नहीं होगी, किसी को भी दास नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। नहीं, अन्यथा इससे पहले क्या होता था, चार्टर एक्ट 1833 से पहले क्या हुआ करता था कि किसी को भी दास बना लिया जाता था, बस वो एक स्लेव की तरह खेतों में काम करता रहता था, या जहाँ पे भी उसको कंपनी में, खेतों में जहाँ पे भी लगाया जाता था वहाँ पे वो काम करता रहता था। तो स्लेवरी को पूर्ण रूप से जो है अबोलिश कर दिया गया इस एक्ट के तहत, ठीक है। सेकंड क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इमिग्रेशन ऑफ यूरोपियंस एंड एक्वायरिंग प्रॉपर्टी वर लिफ्टेड, ठीक है, ये भी पॉइंट इसमें आ गया। प्रोविजन फॉर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर जो है, 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, प्रोविजन फॉर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विसेज जो थी उनके लिए कंपटीशन ओपन कर दिया गया, मतलब भारतीयों के लिए। पहले क्या होता था कि भारतीयों के लिए ये कंपटीशन ओपन नहीं था, लेकिन अभी क्या करा गया, 1833 के चार्टर एक्ट में ये चीज़ बोली गई कि जो भी कंपटीशन है वो जो है सभी के लिए ओपन है, उसको कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। अब आते हैं बात इसके सिग्निफिकेंस की। इट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में केंद्रीकरण की तरफ ये प्रथम कदम था जो चार्टर एक्ट 1833 में उठाया गया था। इसके बाद EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकेम द ट्रस्टी ऑफ क्राउन इन द फील्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई थी, ट्रस्टी बन गई थी, ठीक है ना, और ब्रिटिश ट्रस्टी बन गई थी क्राउन का, यानी कि ताज का, ठीक है, और वो एक एज ए ट्रस्टी के तौर पे काम करती थी। इंडिया फर्स्ट लॉ कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड व्हिच ड्राफ्टेड द इंडियन पिनल कोड IPC इन 1860। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में 2 चीज़ें चलती हैं, इंडियन IPC और CRPC। तो उनमें से जो IPC थी, IPC को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था या कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में कहीं ना। अगर इस टॉपिक की बात करें, जब हमने हिस्ट्री आपको इनिशियली स्टेज में कराना शुरू किया था तो हमने बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बैकग्राउंड है हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे द कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक, और सेकंड पढ़ेंगे द क्राउन रूल जिसको 1858 से 1947 तक पढ़ेंगे। तो जो हमारा कंपनी रूल है उसका जो है ये लास्ट जो है एक्ट होगा, और इस लास्ट एक्ट के बाद हमारा कंपनी रूल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा शुरू होगा ताज रूल, उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये क्या था हमारा, इसके अंदर रेगुलेशन देख लेते हैं क्या थे। इट वाज द लास्ट एक्ट इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द कंपनी अफेयर्स, यानी कि कंपनी अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया ये लास्ट एक्ट था, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दिस एक्ट द कंपनी रूल वाज एबोलिश्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद जो है कंपनी ने जो है कंपनी रूल जो है वो समाप्त कर दिया, मतलब जो है अबोलिश कर दिया उसको जो है। 1857 से आप समझते ही हैं कि 1857 का विद्रोह कितना बड़ा था। तो जब वो विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के होने के बाद जो है जो कंपनी रूल था उसको समाप्त कर दिया गया, और सारा का सारा जो भी कंपनी का रूल था वो चला गया किसके हाथ में, क्राउन के हाथ में चला गया, और उसके बाद बने हमारे क्राउन रूल शुरू हो गया हमारा जो है। इसके बाद आफ्टर दिस एक्ट क्राउन रूल 1858 टू 1947 इनेक्टेड, यानी कि इस एक्ट के बाद, यानी कि जो हमारा चार्टर एक्ट है 1853 का, इसके बाद जो है क्राउन रूल हमारा लागू हो जाएगा, जो चलेगा 1858 से लेकर के 1947 तक दोस्तों। तो ये थे हमारे इसके रेगुलेशंस। अब हम बात करते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए। इस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए इस चार्टर एक्ट के अंदर जो है, सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी कि गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को जो है अलग कर दिया गया था। इसी के बाद लेजिस्लेशन वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन, और लेजिस्लेशन को जो है एक स्पेशल फंक्शन के तौर पर जो है ट्रीट किया गया दोस्तों। इसके बाद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको जो है मिनी पार्लियामेंट के तौर पे जो है फंक्शन करा उसने जो है। फॉर दिस 6 न्यू मेंबर वर प्रोवाइडेड इन द काउंसिल हु वर नोन एज अ लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, यानी कि जो काउंसिल थी उसमें जो है 6 नए मेंबर्स को जोड़ा गया, और इन मेंबर्स को कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंदर जो है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आया हमारा जो है। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे MCQ टाइप बन सकता है कि मिनी पार्लियामेंट जो है किस एक्ट के तहत बना, ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 1853, 1813, 1833, ठीक है ना, 1858। तो फिर आप देखेंगे उसमें कि किसके तहत बना था। तो मिनी पार्लियामेंट बना था हमारा 1853 के तहत जो है, ठीक है। और उसने एज ए मतलब मिनी पार्लियामेंट एज ए फंक्शन किया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है, ठीक है। इसके बाद हम अदर चेंजेस देख लेते हैं। अदर चेंजेस हमारे क्या क्या आए इसके अंदर जो है। अदर चेंजेस क्या आए हमारे, इंट्रोड्यूस एन open competition for selection and recruitment of civil services, thus the civil services was made open to Indian too। मतलब क्या था, 1853 का चार्टर एक्ट आने से पहले जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम थे वो जो है
इंडियंस के लिए ओपन नहीं थे, ठीक है। लेकिन इस एक्ट को लाने के बाद में जो है ओपन कंपटीशन कर दिया गया कि जो है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो है कोई भी आके कंपटीशन में बैठ सकता है और उसके लिए जो है मतलब कंपटीशन क्लियर करेगा और वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जनरली ये जो है काफ़ी टिपिकल था, क्योंकि उस टाइम पे एज मतलब काफ़ी कम हुआ करती थी। जैसे आज की डेट में सिविल सर्विस एस्पायरेंट के लिए जो एज है वो 21 ईयर्स है मिनिमम, तो उस टाइम पे 19 ईयर्स ही हुआ करती थी कि अगर 19 साल में क्वालिफाई कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता उसका। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक इंडियन के लिए 19 साल में मतलब सिविल सर्विसेज कंपटीशन को जो है क्लियर करना कितना मुश्किल होता होगा। बट इतना होने के बावजूद भी कई सारे इंडियंस ने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया दोस्तों, ठीक है। Local representation was introduced for first time. 4 out of 6 members were appointed by the local provisional government, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। यानी कि क्या था, लोकल प्रेजेंटेशन को इसमें जो है इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है। तो 6 मेंबर्स को तो इसमें शामिल किया गया कि चलो ठीक है 6 को इसमें शामिल करेंगे, लेकिन उसमें से 4 कहाँ से होने चाहिए थे। एक होना चाहिए था मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक बंगाल से, एक आगरा से। और मैंने आपको पहले भी बताया था 3 प्रेसिडेंसीज तो चली रही थी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल। गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बंगाल, अब आगरा भी आ गया। तो आगरा प्रेसिडेंसी भी हो गई, बंगाल भी हो गई, बॉम्बे भी हो गई, मद्रास भी हो गई, ठीक है ना। तो इन 4 में से जो है अपॉइंटमेंट करा जाना मैंडेटरी था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो है प्रोविजन लेके आया गया कि सिविल सर्विसेज के लिए जो है कोई भी आके कंपटीशन दे सकता है, कोई भी मतलब इंडियंस की बात की जा रही है यहाँ पे, जो भी उनके स्टैंडर्ड थे या क्राइटेरिया थे उसको जो फुलफिल करेगा वो उस कंपटीशन को दे सकता है दोस्तों। तो ये थे हमारे अदर चेंजेस दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस क्या था इसका, लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यानी कि जो ये लेजिस्लेटिव विंग बनी जिसमें हमारे 6 मेंबर जोड़े गए, लोकल जोड़े गए इसके अंदर जो है, तो ये जो है कहीं ना कहीं इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए एक जो है पत्थर नींव रखने जैसा था, ऐसे समझ लीजिए, फाउंडेशन स्टोन रखने जैसा था, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत जो है जब ये लेजिस्लेटिव विंग बनाई गई जिसमें 6 मेंबर्स को शामिल किया गया, 4 किए गए हमारे ऑलरेडी जो है मद्रास से, आपका मुंबई से, कैलकाटा से और आगरा से, और 2 को जो है अलग से करा गया। तो कहीं ना कहीं ये जो आज का इंडियन सिस्टम है उसकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रखने की नींव उस दिन रख दी गई 1853 के चार्टर एक्ट में दोस्तों। इसके बाद लीड टू द बर्थ ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज आज की डेट में काफ़ी एस्पिरेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी सीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। अभी जैसा कि आपको पता है इंटरव्यू प्रोसेस चली रही है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो है, तो उसका ये कहीं ना कहीं जो है एक ऐसे मान लीजिए कि एक पत्थर रख दिया गया, नींव रख दी गई, उसको बर्थ दिया, उसको जन्म दिया जो है। अगर ये एक्ट नहीं होता तो आज की डेट में हो सकता था कि इंडिया यहाँ पे भारत के अंदर जो है इंडियन सिविल सर्विसेज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो रहा होता। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात आती है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का बर्थ है वो कैसे लीड हुआ मतलब जो है, तो वो 1853 के चार्टर एक्ट से हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पहली बार था जब जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है मिलाया गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद फर्स्ट स्टेप वाज लेड फॉर इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी पहली बार मिलाया गया उनको। सीधी सी बात है कि अगर उसके अंदर लेजिस्लेटिव हमारी जो है विंग बनी, लेजिस्लेटिव विंग बनेगी तो लेजिस्लेटिव विंग में इंडियंस को शामिल किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी जो है भाग लेंगे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं एक इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो आज की डेट में चल रही है उसका भी कहीं ना कहीं माइल स्टोन तभी रखा गया था दोस्तों, थी चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या किसी दूसरे तरीके की हो। लेकिन अभी पूर्ण रूप से जो है क्राउन रूल आ चुका है इंडिया के अंदर जो है, उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्या है क्राउन रूल के अंदर जो है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपेंड एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड सिपोई म्यूटिनी। देखिए 1800 अगर हम क्राउन रूल पढ़ रहे हैं 1858 में, तो इससे पहले 1857 में हमारा जो है रिवोल्ट हो चुका है, विद्रोह हो चुका है 1857 का, ठीक है, मेरठ में हुआ था, ठीक है ना। तो 1857 में जो है हमारा विद्रोह हो चुका है दोस्तों, और इस विद्रोह को हम जो है सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, ठीक है ना। After the revolt of 1857 on the Sepoy mutiny or the Sepoy mutiny, the British government decided to abolish the East India Company। देखिए क्या हुआ, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डर सताने लगा कि अगर इस तरह के विद्रोह बढ़ते जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमने बनाया है या एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हमने की हैं वो समाप्त हो जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हम ख़त्म कर देंगे और जो यहाँ के जो
जो कंट्रोल होगा उसको हम जो है अपने हाथों में ले लेते हैं, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा, और सोचने के साथ साथ उन्होंने ऐसा किया भी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ क्या हुआ कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अबोलिश करने का फाइनलाइज किया। द EIC ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जो अपनी शक्तियाँ थी, क्षेत्र थे और रेवेन्यू था, उसको जो है ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर दिस एक्ट द कंपनी रूल वॉज अबोलिश्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि जो हम ये एक्ट पढ़ेंगे अब जो है, जो इसके बाद एक्ट हम पढ़ेंगे, तो ये जो है एक्ट जो है 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है बाकी जितने भी एक्ट थे उन सबको जो क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दिस वॉज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट, यानी कि और ऐसा किया गया। अभी तक हम पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्ट, ठीक है ना, चार्टर एक्ट हम पढ़ रहे थे अभी तक जो है, लेकिन अब चार्टर एक्ट समाप्त होकर के अब क्या आ गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं रहा, अब चार्टर एक्ट नहीं चलेंगे, अब चलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया और उसको कहा गया एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। ठीक है ना, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट उसको बोला गया, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम यही देखेंगे यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है एक्चुअली, गुड गवर्नमेंट है, इसको ध्यान रख लेना, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या था, डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज टू वाइसराय ऑफ इंडिया, यानी कि क्या किया गया, हमारा पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक है, तो उनका नाम बदल के अब क्या कर दिया, वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। आफ्टर दिस एक्ट द कंपनी रूल वॉज अबोलिश्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि कंपनी का जो रूल था वो समाप्त कर दिया गया 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आ गई यहाँ पे, पहला क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो है डेजिग्नेशन वो चेंज कर दिया और उसको कर दिया गया वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, और कंपनी रूल जो है समाप्त कर दिया। सेकंड थिंग क्या थी, फर्स्ट वाइसराय एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि फर्स्ट वाइसराय कौन थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है ना, इसके बाद आ न्यू ऑफिस वाज क्रिएटेड एंड द नेम ऑफ द ऑफिस वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि एक नया ऑफिस बनाया गया और उस ऑफिस को नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दिस ऑफिस वाज गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अब जितना भी कंट्रोल करा जाएगा वो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस से किया जाएगा। इंडिया के अंदर जो है, जो भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस से दोस्तों किया जाएगा। इसके बाद क्या है, 15 मेंबर काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश फॉर असिस्टिंग सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा उसके लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल होगी, वो केवल एडवाइस देगी, डिसीजन लेना न लेना जो है अथॉरिटी का काम होगा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा उसका डिसीजन होगा जो है। ठीक है ना, हिंदी में भी देख लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय हो गया। इस अधिनियम के बाद 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया। भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। एक नया कार्यकाल बनाया गया था और एक नया कार्यालय बनाया गया था और कार्यालय का नाम राज्य सचिव था। इस कार्यालय को अब भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण किया गया था। राज्य के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। ये केवल सलाहकारी सदस्य थे, इनका जो है बातों को मानना कहीं ना कहीं जो है राज्य सचिव के लिए बाध्य नहीं था। तो ये हो गया दोस्तों हमारा। अब अदर चेंजेस क्या हुए वो भी देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ डोल गवर्नमेंट अबोलिश्ड, यानी कि डोल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, द्वैध शासन जो था उसको समाप्त कर दिया गया। पहले क्या बनाया गया था, सबसे पहले बनाया गया हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इन दोनों को जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पहले एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जो है दोनों को समाप्त करके जो है अबोलिश करके जो है खत्म कर दिया गया। डिसोल्व ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो है समाप्त कर दिया गया, डिसोल्व कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर द ब्रिटिश रूल, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको जो है ब्रिटिश सरकार के अंडर जो है ला दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अबोलिश्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या था, आपको पता होगा। हड़प की नीति, हड़प की नीति क्या थी, या व्यापकता का सिद्धांत भी आप इसको बोलते थे। हड़प की नीति क्या थी, तो इसमें क्या होता था कि जिसके बच्चे नहीं होते थे वो गोद लेकर के अगर किसी को अपने कुर्सी पे बैठाना चाहे राजा महाराजा, तो उसको जो है वो उसको जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, और देश के अंदर जो है कई जगहों पर इस तरह की चीज़ें हुई। ठीक है, जहाँ पर उनके खुद के बच्चे नहीं थे, उन्होंने किसी को गोद ले लिया तो उसको उस राज्य का जो है राजा नहीं मानती थी, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एबोलिश कर दी गई थी, यानी कि अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इंडिपेंडेंट स्टेटस टू इंडियन प्रिंसेस एंड चीफ प्रोवाइडेड दे एक्सेप्ट ब्रिटिश सुजर्निटी,
यानी कि अगर वो ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार कर लेती है, ठीक है, तो वो जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इंडियन प्रिंसेस हों या कोई भी हो, अगर वो ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो उनको जो है स्वतंत्र मान लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा। इसके बाद हिंदी में भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी भंग की गई और प्रशासन सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। हड़प का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों को स्वतंत्र दर्जा बरसते हुए ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार। ऑफिशियल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, दीज इंक्लूडेड राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है, सर दिनकर राव, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली हमारा जो है जो वायसराय होंगे वो 3 इंडियंस को जो है नॉमिनेट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और इसमें जो इंक्लूड होंगे, इसमें कौन कौन होंगे, राजा ऑफ बनारस होंगे, महाराजा ऑफ पटियाला होंगे और सर दिनकर राव होंगे, ठीक है ना। ये 3 लोगों को जो है उसमें जो है नॉमिनेट इंक्लूड किया गया, बेसिकली वायसराय के द्वारा नॉमिनेट किया गया इन 3 लोगों को कि ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप समझिए, इनको नॉमिनेट करने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम मैंने आपको बताया था। उसमें क्या कहा गया था कि हम किसी भी स्टेट को इंडिपेंडेंट मान लेंगे, कब? जब वो ब्रिटिश जो है सुजैनिटी को एक्सेप्ट कर ले, ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य को स्वीकार कर ले। अब सपोज कीजिए राजा ऑफ बनारस है, भाई साहब वो कहने के लिए तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य को क्या किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी वही तो वो बोलेंगे, तो उससे शामिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बस जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए उसको शामिल कर लिया गया। भैया 1858 के 1858 के जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आप सीधा बोल रहे हो कि भैया हम जो है, आप जो है ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्वीकार करो, हम आपको इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। अब राजा ऑफ बनारस ने जो है भारत सरकार जो है ब्रिटिश सरकार का जो है आधिपत्य स्वीकार कर रखा है, अब उसको जो है नॉमिनेट कर दिया कि ठीक है जी तुम लॉ मेकिंग प्रोसेस में आ जाओ, तो भैया वो उसकी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे ना। या महाराजा ऑफ पटियाला हैं वो उनकी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे ना, या सर दिनकर राव जी हैं तो वो उनकी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे ना। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा किया गया, बाकी इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन। तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर रिस्टोर्ड, यानी कि क्या था, इससे पहले जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास की उसको खत्म कर दिया गया था। सारा का सारा सेंट्रलाइजेशन कहाँ कर दिया गया था, वो कर दिया गया था बंगाल के अंदर, कि भैया बंगाल में जो बैठा होगा वही सर्वे सर्वा होगा, वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। लेकिन जब लेजिस्लेटिव पावर जो बॉम्बे की थी और मद्रास की थी उनको जो है रिस्टोर कर दिया गया वापस से, कि ठीक है भैया अब डिसेंट्रलाइजेशन हम खत्म करते हैं, तीनों चीज़ों को वापस से मेंटेन करेंगे। बंगाल का बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी देखेगी, बॉम्बे का बॉम्बे देखेगी, मद्रास का मद्रास देखेगी। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नहीं हुई हैं तो हिंदी वाले एस्पिरेंट्स के लिए देख लेते हैं। प्रतिनिधि संस्थाएं, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। वायसराय विधान परिषद के लिए 3 भारतीयों को नामित करेंगे, इसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव शामिल थे। इन 3 लोगों को भाई साहब शामिल कर दिया। इनका शामिल होना या ना होना इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो बस एक कठपुतली की तरह थे कि ठीक है जैसा वो बोलेंगे उनको उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रखा था और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्वीकार कर रखा था दोस्तों। इसी के साथ साथ विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण कैसे हो गया, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल किया गया, जो कि खत्म कर दी गई थी पहले, उनको जो है वापस से रिस्टोर कर दिया गया दोस्तों। अदर चेंजेस में देख लेते हैं क्या है। अदर चेंजेस में क्या हुआ, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब, यानी कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, कहाँ पे इस्टेब्लिश करी गई, कहाँ किस किस के लिए, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए और पंजाब के लिए दोस्तों, ठीक है। ये अदर चेंजेस हुए, यानी कि बंगाल, पश्चिमोत्तर प्रांत और पंजाब के लिए नई विधानसभा स्थापित की गई। अब आप समझिए मोटा मोटा अगर हम समझते हैं इस चीज़ में जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखते हैं, तो विकेंद्रीकरण हो गया हमारा, प्रतिनिधि संस्थाएं बन गई, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया, ऑर्डिनेंस जो है इशू करने की पावर दे दी गई और न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। तो अगर इसमें मैं मोटा मोटा देखता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखता हूँ, तो वो है ऑर्डिनेंस इशू करना। घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में, आप इस तरह के एग्जाम में बैठ रहे हो, स्टेट पीसीएस में बैठ रहे हो या कहीं यूपीएससी में बैठ रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि अंतिम और लास्ट वायसराय वही थे और उन्हीं को ये पावर दी गई थी कि ठीक है भैया आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं दोस्तों। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आज के लेक्चर में हम देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए, लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या हुए और साथ ही साथ अदर चेंजेस क्या हुए। ये सारी चीज़ें हम इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर जो है हम देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस।
एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में क्या है, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वर मेड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में कोई भी जो है प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किए गए दोस्तों, सीधी सी बात है, एक सिंपल लाइन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इतना ही आपको याद रखना है। साथ ही साथ प्रशासनिक परिवर्तन हिंदी में इस अधिनियम में कोई भी प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव चेंजेस की दोस्तों। अगर लेजिस्लेटिव चेंजेस की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ मेंबर्स नॉन ऑफिशियल्स वर इंक्रीज इन सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सेकेंड वन, ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वर स्टिल मेंटेन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। थर्ड वन, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एम्पावर टू डिस्कस द बजट। देखिए अब क्या है, मैंने ये 3 पॉइंट यहाँ पे लेजिस्लेटिव चेंजेस के अंदर डाले हैं कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनको जो है सेंट्रल और जो हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें जो है दोस्तों इंक्रीज कर दिया गया कहीं ना कहीं, ठीक है ना। पहले कम मेंबर्स थे और इसके अंदर जो है मेंबर्स को बढ़ा दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वर स्टिल मेंटेन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी, देखिए मेजोरिटी भी 2 तरह की थी, एक मेजोरिटी थी ऑफिशियल, दूसरी मेजोरिटी थी नॉन ऑफिशियल। तो जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी मेंबर्स की उसको जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी मेंटेन किया गया था, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल एम्पावर टू डिस्कस द बजट। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको जो है बजट को डिस्कस करने की ताकत या शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक। अगर हम एक क्वेश्चन इस यहीं से बन सकता है हमारा कि किस एक्ट के अधीन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पर डिस्कस की अनुमति मिल गई थी। देखिए समझिए बात को, सिर्फ डिस्कस पे अनुमति मिली, ऐसा नहीं है कि उनको जो है ये पावर दे दी गई कि अगर वो कहीं चाहें तो कोई बजट का आर्टिकल या बजट की चीज़ों को कम या ज़्यादा करा सके। जस्ट डिस्कस कर सकते हैं, मानना ना मानना कहीं ना कहीं अभी भी जो है क्राउन के हाथ में ही था, ठीक है ना। तो सिर्फ मानना था और कुछ भी नहीं था इसके अलावा। क्वेश्चन यहीं से बनेगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को एम्पावर्ड किया गया बजट पर डिस्कशन के लिए। तो अगर आपको पता होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के तहत जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को एम्पावर किया गया बजट पर डिस्कस करने के लिए दोस्तों। तो ये पॉइंट नंबर 3 को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बाकी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसके बाद हिंदी में भी हम देख लेती हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। गैर सरकारी, मैंने आपको पहले ही बताया, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल जो है ऑफिशियल तो जो हमारा सरकार के द्वारा चल रहे हैं, जो उनके खुद के ब्रिटिश एम्प्लॉई हैं उनको हम जो है ऑफिशियल मानेंगे, और उसके अलावा जो नॉमिनेट किए गए हैं उनको गैर सरकारी मानेंगे, ठीक है। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, ठीक है। वो भी नॉन ऑफिशियल में, जो ऑफिशियल थे वो फिक्स रहे। सदस्यों का आधिकारिक बहुमत अभी भी विधान परिषदों में बनाए रखा गया था। विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार था। तो ये बेसिकली हमारा हिंदी में हो गया दोस्तों। इसके बाद आता है अदर चेंजेस। अदर चेंजेस में हमारा क्या है, लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इलेक्शंस वाज मेड इन दिस एक्ट। यानी कि लिमिटेड, सीमित और अप्रत्यक्ष प्रोविजन जो है किए गए इलेक्शंस को करवाने के लिए इस एक्ट के तहत। लेकिन ध्यान में देने वाली बात है कि कहीं भी इस एक्ट में इलेक्शन शब्द का उपयोग नहीं किया गया दोस्तों। द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज ऑफिशियली। ऑफिशियली कहीं पर भी इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। हिंदी में भी देख लेते हैं। इस अधिनियम में चुनाव के उपयोग के लिए सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया गया था। आधिकारिक तौर पर चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था दोस्तों। तो ये हमारा जो है 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है दोस्तों, उसमें इतना ही है। केवल एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो है बजट की 1892 के जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके अंदर जो है इनको जो है एम्पावर्ड कर दिया गया था कि जो है आप बजट पर भी चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। बाकी किसी में भी इस तरह की चीज़ें नहीं की गई थी, इससे पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। तो इतना ही आपको याद रखना है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम देखेंगे। मार्ले मिंटो हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो 1909 का जो एक्ट है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और 1919 का भी इंपॉर्टेंट है, और 1935 का भी। तो ये 3 एक्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। इन 3 एक्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ही आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। अभी भी आपका जो है क्राउन रूल ही चल रहा है। क्राउन रूल हमारा 1858 से लेकर 1947 तक आपके माइंड में सेट हो गया होगा। इससे पहले हम देख रहे थे कंपनी रूल, ठीक है दोस्तों। आज हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखेंगे, लेजिस्लेटिव चेंजेस देखेंगे, अदर चेंजेस देखेंगे, और इसको इस क्लास को जो है हम बाइंड अप करेंगे इसके बाद जो है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में हमारा क्या है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन प्रोविजंस वॉज मेड फॉर एसोसिएटिंग इंडियंस टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर। यानी कि ये पहली बार ऐसा था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसराय की और गवर्नर की, उसमें जो है भारतीयों को जगह दी गई। ठीक है, आप समझ लीजिए, इससे पहले वायसराय और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहाँ पर भारतीयों को जो है एसोसिएट नहीं किया जाता था। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय की और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है इंडियंस को प्राथमिकता दी गई, या उनको एसोसिएट किया गया, या उनको आने के लिए अलाउ किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे पहले भारतीय थे जिनको जो है ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है एंट्री मिली, मतलब जो है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट, 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। यानी कि जो इंडियन अफेयर्स से रिलेटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसमें 2 भारतीयों को जो है नॉमिनेट करने का भी प्रोविजन इसके अंदर किया गया दोस्तों। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके बाद हिंदी में भी हम देख लेते हैं। हिंदी में 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार, यह पहली बार था जब वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ ब्रीफ कर दी है, बट जो हिंदी के एस्पायरेंट हैं वो प्योरली हिंदी में समझना चाहते हैं, तो मैं हिंदी में भी समझाने के लिए उनको प्रतिबद्ध हूँ। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। 2 भारतीयों को भारतीय मामलों के राज्य सचिव की परिषद में नामित किया गया। ये 3 पॉइंट हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के अंदर। इससे पहले ये चेंजेस कहीं पर भी नहीं हुए थे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अपना लेजिस्लेटिव चेंजेस, यानी कि 1909 के पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के अंदर या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के अंदर लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या क्या हुए। इंडियंस वर गिवन टू द मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये केवल पहली बार था जब किसी ने भारतीयों को जो है सदस्यता दी गई। किस में सदस्यता दी गई? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर दोस्तों। ये पहली बार था जब इंडियंस को जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है सदस्यता दी गई दोस्तों। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भारतीयों को सदस्यता दी गई वो किस एक्ट के तहत दी गई। अब उसमें आपके पास 3-4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। 1909 का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट, 1935 का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट, या ये कह लीजिए कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप 4 ऑप्शन में इजीली इसको जो है फाइंड आउट करके और आंसर कर सकते हैं। तो इंडियंस वर गिवन टू द मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हैड टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। यानी कि जो हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें जो है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है दे दी गई थी इस बार जो है। इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 to 60 सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें पहले 16 सदस्य हुआ करते थे, तो उनकी संख्या बढ़ा के अब 60 कर दी गई थी। इसके बाद एनलार्ज डेलिबरेटिव्स फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, पावर टू डिस्कस बजट, आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशंस। देखिए, इससे पहले जब हमने दोस्तों डिस्कस किया था अपना 1892 का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके अंदर केवल बजट में डिस्कस करने की पावर दी गई थी। लेकिन 1909 के पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के अंदर जो है उसके अंदर जो है पावर को और बढ़ा दिया गया दोस्तों। जब उसके अंदर पावर को बढ़ाया गया तो क्या क्या पावर्स उसको दी गई? उसमें दी गई पावर टू डिस्कस बजट, पहले भी दिया जा रहा था, अभी भी दिया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस वो उसमें आस्क कर सकते थे, और साथ ही साथ क्या कर सकते थे? मूव रेजोल्यूशंस, उस पर जो है रेजोल्यूशंस भी मूव कर सकते थे। जैसा कि आज के आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में देख सकते हैं, जितने भी संसद के अंदर होते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो हमारी लोकसभा हो, ठीक है, उन दोनों के अंदर जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं उनको जो है किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। जब मैं आपको पॉलिटी की लेक्चर करा रहा हूँ तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए दोस्तों। तो तब भी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर ये चीज़ें एम्पावर करी गई कि ठीक है कि अगर बजट है, बजट पे उनको पावर दी गई डिस्कस करने की, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की, और जो है रेजुलेशंस मूव करने की उन पे जो है पावर उनको दी गई। ठीक है दोस्तों, पहले ये पावर नहीं थी। तो ये हो गए सर, ये हो गए हमारे लेजिस्लेटिव चेंजेस। हिंदी में भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव चेंजेस को हम बोलते हैं विधायी परिवर्तन। भारतीयों को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता प्रदान की गई। प्रांतीय विधानसभा के पास गैर सरकारी बहुमत होना चाहिए।
विधान परिषद के आकार में वृद्धि, केंद्रीय विधानसभा में 16 से 60 सीटें कर दी गई। विधान परिषद के बढ़े हुए विचार विमर्श यानी बजट पर चर्चा करने की शक्ति, पूरक प्रश्न पूछना और संकल्प लेना, ये सब शामिल था। तो ये हुआ हमारा इसके अंदर लेजिस्लेटिव चेंजेस। अब हम डिस्कस करेंगे अदर चेंजेस के बारे में दोस्तों। सेपरेट इलेक्टोरेट वर गिवन टू द मुस्लिम्स, अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। देखिए जो हमारे यहाँ पे मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स थे उसके अंदर एक ऐसी प्रावधान कर दिया गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान कर दिया गया, यानी कि मुस्लिम को केवल मुस्लिम ही वोट दे सकता है। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी जगह पे मुस्लिम है और वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट की जगह कोई अदर कम्युनिटी का कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो वो मुस्लिम कैंडिडेट उस अदर कम्युनिटी के कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकता था दोस्तों। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अब जब यहाँ पे हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। तो मुस्लिम मेंबर्स होंगे और मुस्लिम वोटर्स होंगे, तो मुस्लिम मेंबर्स को जो है मुस्लिम वोटर ही वोट करेंगे। यानी कि अगर अदर कम्युनिटी का मेंबर वहाँ पे खड़ा होता है तो उसको जो है ये पावर नहीं फ्रीज कर दी गई, या इस तरह की पावर जो है खत्म कर दी गई कि अगर अदर कम्युनिटी का मेंबर वहाँ पे खड़ा होता है तो उसको मुस्लिम वोटर्स वोट नहीं करेंगे। मुस्लिम मेंबर्स को केवल मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे, और यही कराया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया। किसके लिए? केवल और केवल मुस्लिम्स के लिए, अदर कम्युनिटी के लिए ऐसा नहीं किया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी वो थी फूट डालो और राज करो की नीति। तो उन्होंने यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो भारत की जनसंख्या थी या भारतीय लोग थे उनमें वही उन्होंने चीज़ें अप्लाई करी कि फूट डालो और राज करो। और 1909 के जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स हैं या 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके अंदर ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को दिखाई देंगी। अगर उनके अंदर इस तरह की भावना नहीं होती तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने की जरूरत नहीं थी। वो चाहते तो सिखों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना सकते थे, जैन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना सकते थे, हिंदूज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? Viceroy Executive Council was made and 3 out of 6 members of Viceroy Executive Council were to be Indian। यानी कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर होते थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या परिवर्तन किए गए कि जो 6 मेंबर होंगे उनमें से जो है 3 मेंबर्स का इंडियन होना मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्या था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या जिसको हम डायरकी बोलते हैं। गवर्नर इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि गवर्नर को एग्जीक्यूटिव का हेड बनाया गया। ठीक है। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं जो राज्य होते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नर उन सब चीज़ों को जो है देख रहे होते हैं, और सेंटर को देख रहे होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी कार्रवाई होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही की जाती है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद देयर आर 2 क्लासेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अंडर द सिस्टम। दो प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटर्स बने वहाँ पे, जिसमें एक को कहा गया 2 क्लासेज वर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स एंड मिनिस्टर्स, यानी कि उसमें एक हो गए अपने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और दूसरे हो गए मिनिस्टर्स दोस्तों। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिजर्व लिस्ट, गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स नॉट रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल कुड इंटरफियर इन द मैटर अंडर द रिजर्व लिस्ट, यानी कि जो रिजर्व लिस्ट है उसमें जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल दोनों ही उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर लिस्ट, गवर्नर एंड मिनिस्टर वाज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि जो गवर्नर और मिनिस्टर हैं वो दोनों ही ट्रांसफर लिस्ट के मैटर में जो है रेस्पॉन्सिबल होंगे दोस्तों। देखिए आप समझिए बात को, थोड़ा सा ये तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, थोड़ा सा यहाँ से हट के मैं थोड़ा सा आपको आज की करंट पॉलिटी पे लेके आता हूँ। आज की डेट में क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, दो तरह से सरकारें चल रही हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके कुछ अपने मुद्दे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने कुछ मुद्दे हैं। तो भारत के संविधान के अंदर एक लिस्ट, 3 लिस्टें बनी हुई हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरी बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरी बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। यानी कि अगर कोई ऐसी मामला है जो सेंट्रल लिस्ट में है तो उसमें केवल और केवल कानून बनाने का प्रावधान सेंटर के पास है। जैसे डिफेंस से रिलेटेड मैटर, सुरक्षा से रिलेटेड मैटर का अगर मामले की बात करें और उस पर कानून बनाना है तो वो केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया जा सकता है, क्योंकि वो सेंट्रल लिस्ट का मैटर है। इसी के बाद स्टेट लिस्ट की बात करते हैं हम, यानी कि अगर स्टेट लिस्ट का मैटर है, जैसे नगर निगम में टैक्स लगाना, तो वो स्टेट का मैटर है। तो अगर स्टेट चाहे तो वो अपने किसी भी नगर निगम में टैक्स लगा सकती है, उस पर कानून बना सकती है, तो वो हो गया उसका मैटर, स्टेट का मैटर हो गया वो।
तीसरी आती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या है कि जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके जो है लॉ बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कंकरेंट लिस्ट। जैसे एजुकेशन पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि वो उस पर कोई नियम कानून बनाए एजुकेशन पे, तो वो बना सकते हैं। और अगर स्टेट चाहती है कि हम अपने यहाँ पर जो है 12वीं तक की कक्षा या 12वीं तक की क्लासेस फ्री करना चाहते हैं, तो वो कानून बना सकते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा मैटर है जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। अब इस सब को मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, मैं इस सब को इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि जब 1919 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या था कि रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट, दो तरह की लिस्टें थी दोस्तों। आज की डेट में 3 है, ठीक है ना। तो रिजर्व लिस्ट में क्या था कि जो गवर्नर है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे रिजर्व लिस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसफर्ड लिस्ट थी उसमें गवर्नर और मिनिस्टर्स दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए दोस्तों, ठीक है ना। ये मेरे कहने का मतलब है, ये मेरा आपको समझाने का मतलब है। इस जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन पॉइंट्स को आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, अभी कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं आया दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, दीज मिनिस्टर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो ये मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो इलेक्ट होकर आएंगे वो ये मेंबर्स जो है नॉमिनेट होंगे। उन मेंबर्स में से जो है मिनिस्टर्स नॉमिनेट होंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नर जनरल इज रेस्ट्रिक्टेड इन द मैटर अंडर द ट्रांसफर लिस्ट, यानी कि जो ट्रांसफर लिस्ट होंगी, ट्रांसफर लिस्ट के जो भी मैटर होगा उसमें जो है गवर्नर जनरल का या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। हिंदी में भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। केंद्र सरकार वायसराय कार्यकारी परिषद बनाई गई और वायसराय कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता दी है। प्रांतीय सरकार या जिसको मैं जो है द्वैध शासन, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सिस्टम के तहत प्रशासकों के 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग कार्यकारी परिषद और मंत्री थे। आरक्षित सूची का प्रशासन राज्यपाल एवं कार्यकारिणी परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं करेंगे। राज्य सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित सूची के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तबादला सूची का प्रशासन, तबादला नहीं उसको ट्रांसफर लिस्ट ही बोलो, तबादला थोड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा है यार। तबादला सूची का प्रशासन राज्यपाल और मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। इन मंत्रियों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित किया गया था। तबादला सूची के तहत मामलों में राज्य के सचिव और गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों इंग्लिश में। अगर ऑल ओवर इन पॉइंट्स की बात करें, आपको एक भी याद नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा, बट याद रखिए क्योंकि पढ़ाई में कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, कुछ भी कभी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों लेजिस्लेटिव चेंजेस। लेजिस्लेटिव चेंजेस भी 2 तरह से हुए, एक सेंटर पे हुए, एक प्रोविंशियल लेवल पे हुए। तो सेंट्रल लेवल पे क्या हुआ, बाई कैमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब देखो यहीं पे समझो दोस्तों, आज की डेट में क्या है, अब हम इसको रिलेट करते हैं आज के कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे यहाँ पे किस तरह का सिस्टम है। आज भी तो भाई साहब यही सिस्टम है। संसद क्या है, संसद अपर हाउस प्लस लोअर हाउस दोनों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम ये कहें कि जो आज की संसद है उसका जो सिस्टम है वो कब किस तरह का है, उसको किस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, तो भाई साहब वो लिया गया है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। क्यों, क्योंकि हमारा जो आज की डेट में संसद है उस संसद के अंदर, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आज भी अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों है। यानी कि अगर हम अपनी लोकसभा की बात करें तो लोकसभा हमारा जो है लोअर हाउस है और राज्यसभा की बात करें तो हमारा अपर हाउस है। और ध्यान देने वाली बात यह है, अपर जो हमारा राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। उसमें क्या है, जो उसके मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस अपर हाउस एंड लोअर हाउस। द अपर हाउस वाज कॉल्ड काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड लोअर हाउस वाज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्या है, जो अपर हाउस है उसको जो कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को क्या कहा गया, लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स बोथ हाउस चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि उनको प्रत्यक्ष रूप से जो इलेक्शन होगा उसकी मेजोरिटी के द्वारा जो है मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख लेते हैं क्या है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे आज की डेट में हम जब हमारा ये 1919 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो उस टाइम पे जो है प्रोविंशियल की डेट में हम उसको, लेकिन आज की डेट में हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हैं। एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जब 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उस टाइम पे चलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अलावा एक और था, कमेंट में बताया ना मुझे, मैं देखता हूँ कौन इसका करेक्ट आंसर देगा। तीसरी क्या थी, इंक्रीज साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नाउ अबाउट 70% ऑफ मेंबर वर इलेक्टेड।
यानी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी उसमें जो है 70% मेंबर्स को जो है इलेक्ट किया जाता था वोटिंग करा के। और भाई साहब वो वोटिंग करने के लिए भी बहुत जो है टफ कानून थे, ठीक है ना। हर कोई जाके नहीं है कि मतलब कोई भी जाके जो है वोट कर देगा। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में तो सपोज करो एक 100 करोड़ रुपए कमाने वाला आदमी है, उसकी भी वोट की वही वैल्यू है, और कोई आदमी जो है जो खेत में मजदूरी कर रहा है उसकी भी वोट की वही वैल्यू है। बट उस टाइम पे इस तरह का नहीं था। उस टाइम पे एक पर्टिकुलर फिक्स इनकम थी कि ठीक है, किसी की इनकम अगर XY सो एंड सो है तो वही वोट कर सकता है, या किसी के पास इतनी जमीन संपत्ति है वही वोट कर सकता है। तो भाई साहब आज का वोटिंग सिस्टम और 1919 के टाइम का वोटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर वहाँ पे मैं चला गया तो 70% मेंबर जो इलेक्ट होते थे, इलेक्ट होके आते थे बेसिकली जो है इसके अंदर। सेकंड क्या था, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट इन प्रोविंसेस वाज डन अंडर 2 लिस्ट, रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 2 तरह की लिस्ट होती थी, एक होती थी ट्रांसफर लिस्ट और एक होती थी रिजर्व लिस्ट। और आज की डेट में क्या है, आज की डेट में सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद आता है रिजर्व सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट क्या क्या थे, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, ETC। यानी कि ये हमारे क्या हो गए, रिजर्व सब्जेक्ट हो गए। आज की डेट में भी तो भाई साहब किसके हाथ में है, सारा का सारा सेंटर के हाथ में ही तो है। क्या क्या है, अरे बताओ, मैं बताता हूँ क्या है। क्या है, डिफेंस है। डिफेंस सारा का सारा किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में है। फाइनेंस भी लगभग सेंटर ही देखता है, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर देखते हैं, ठीक है। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में जो है ये सारे मैटर 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डाल दिए गए कि भाई साहब ये सारे मैटर रिजर्व लिस्ट के अंदर आएंगे। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होंगे, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्सरसाइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क, रिलीजियस एंडाउनमेंट्स, ये सब जो है हमारे होंगे सारे के सारे ट्रांसफर लिस्ट के अंदर जो होंगे। अब एक बार हम जो है इसका हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है। द्विसदनीय वाद पेश किया गया था। उच्च सदन और निचला सदन, ऊपरी सदन को राज्य की परिषद कहा जाता था और निचले सदन को विधानसभा कहा जाता था। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष रूप द्वारा चुने जाते थे, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रांतीय सरकार, प्रांतीय विधानसभाओं के आकार में वृद्धि, अब लगभग 70% सदस्य निर्वाचित हो चुके थे। प्रांतों में विषयों का विभाजन 2 सूचियों, आरक्षित सूची तथा स्थानांतरित सूची के अंतर्गत किया गया था, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आरक्षित विषय क्या क्या रहेंगे, कानून व्यवस्था, सिंचाई, वित्त, भू राजस्व आदि। हस्तांतरित विषय क्या रहेंगे, शिक्षा, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, उत्पाद शुल्क, उद्योग, सार्वजनिक कार्य और धार्मिक बंदोबस्त। ये सारे क्या रहेंगे, हमारे हस्तांतरित विषय रहेंगे दोस्तों, ठीक है। अदर चेंजेस की बात कर लेते हैं क्या हुआ। इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले क्या होता था दोस्तों, जो बजट होता था उसको कम्प्लीटली सेंटर ही देखता था। उसमें जो प्रोविंशियल है उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता था, या उनका कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं होता था, कोई मुद्दा नहीं था। बट अभी क्या किया गया, सेंटर का बजट अलग और प्रोविंशियल का बजट अलग। अगर आज की डेट में आप बात करते हो तो सेंटर का बजट अपना अलग से होता है, और हर फाइनेंशियल ईयर में जो है स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग से बजट लेके आती है। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं ये चीज़ें 1919 का अगर एक्ट ना आया होता तो आज की डेट में हम जो है ये कानून भी कहीं से नहीं लेकर के आए होते दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो आज का बजट सिस्टम का हिसाब किताब है जो हमारा चलता है स्टेट और सेंटर के बीच में, वो कहीं ना कहीं 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रभावित है दोस्तों। द प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स वर अथोराइज्ड टू इनेक्ट बजट, एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स। पहले क्या था आपको पता होगा, कम्युनल इलेक्टोरेट्स मैंने आपको बताया था। इससे पहले जो हमारा एक्ट आया था दोस्तों, उस एक्ट में मैंने आपको बताया था 1909 वाले में पार्लियामेंट रिफॉर्म्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो है मुस्लिम्स के लिए जो है अलग से जो है इलेक्टोरेट्स बना दिए गए थे, कि मुस्लिम इलेक्टोरेट बना दिए गए। लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था कि सिखों के लिए भी अलग से इलेक्टोरेट होगा, क्रिश्चियंस के लिए अलग से होगा, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग से होगा, मुस्लिम्स के लिए अलग से होगा। आपको पता है आज की डेट में जो एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन सिस्टम था हमारा जो है लोकसभा के अंदर जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि पहले 2 सीटें जो है लोकसभा में रिजर्व होती थी एंग्लो इंडियंस के लिए, कि केवल वो सीटें जो है एंग्लो इंडियंस के द्वारा ही भरी जाएंगी। बट आज की डेट में उन सबको जो है समाप्त कर दिया गया है। अब 1919 में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया दोस्तों, उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्टोरेट्स कम्युनल यानी कि जातिगत जो हमारा इलेक्टोरेट्स था उसको जो है बढ़ा दिया गया। 1909 वाले में केवल मुस्लिम के लिए था, लेकिन यहाँ पे बढ़ा के जो है 4 कम्युनिटी के लिए कर दिया गया, उसको सिख्स के लिए कर दिया गया, क्रिश्चियंस के लिए कर दिया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए और मुस्लिम्स के लिए दोस्तों। मुस्लिम्स के लिए तो पहले से था ही, 3 के लिए और बढ़ा दिया गया। न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन वाज एस्टैब्लिश, यानी कि लंदन के अंदर जो है हाई कमिश्नर का ऑफिस जो है इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है दोस्तों। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इट वाज कॉल्ड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926, यानी कि जो आज की डेट में हमारा यूपीएससी है,
कहीं ना कहीं वो प्रभावित था पब्लिक सर्विस कमीशन से, उसको इस्टेब्लिश किया गया और इसको कहा गया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 1926 में इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। अब सॉरी, इसको जो है 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो हमारा 1926 का सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था वो आज का हमारा यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है दोस्तों। हिंदी में भी दोस्तों एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यह पहली बार था जब प्रांतीय बजट का केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। प्रांतीय विधायिका को बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का सिद्धांत का विस्तार किया गया। सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन मुसलमान को जो है दे दिया गया अलग से जो है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल जो है। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय स्थापित किया गया। एक लोक सेवा आयोग की स्थापना और इसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 कहा गया। 1926 का मतलब है इसका नाम बदल के केंद्रीय से लोक सेवा आयोग कर दिया गया था दोस्तों 1926 में। उन्नीस में आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसको हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए। तो सबसे पहला जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ दोस्तों वो हुआ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज क्रिएटेड, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है यहाँ पे क्रिएट करी गई दोस्तों। दिस फेडरेशन वाज टू कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो ये फेडरेशन था ये जो है ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट से मिलकर बना हुआ था दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। ब्रिटिश इंडिया वुड हैव टू ज्वाइन द फेडरेशन एंड इट वाज मैंडेटरी, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में था क्षेत्र, उसमें जो है इस फेडरेशन को ज्वाइन करना मैंडेटरी था, लेकिन नॉट कंपल्सरी फॉर द प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन फेडरेशन। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रांतीय क्षेत्र थे या प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको जो है ज्वाइन करना इस फेडरेशन को मैंडेटरी नहीं था दोस्तों। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नर जनरल कुड इंटरफियर इन मैटर अंडर द रिजर्व लिस्ट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और गवर्नर जनरल थे, ये जो है रिजर्व लिस्ट के मैटर में डिस्कस मतलब जो है इंटरफेयर कर सकते थे दोस्तों। मैंने आपको कल भी बताया था जो हमारे रिजर्व लिस्ट के मैटर थे, जैसे लैंड ऑर्डर हो गया, इरिगेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, लैंड हो गया, रिवेन्यू, ये हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुझे हर जगह बताने की मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे रिपीट करना चाहिए था, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया है क्योंकि ये हम 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रिजर्व लिस्ट का जो भी मैटर था उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल दोनों ही इंटरफेयर कर सकते थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब देखिए, फेडरेशन जो बनी तो सही, लेकिन कभी भी वो उस तरह से काम नहीं कर पाई जिस तरह से उसको करना था, क्योंकि उसमें जो है उसको अच्छे से काम करने के लिए जो है प्रिंसली स्टेट्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने कभी उसको सपोर्ट किया ही नहीं। तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि फेडरेशन बनी तो सही, ऑल इंडिया फेडरेशन बनी तो सही, लेकिन वो कहीं भी कारगर सिद्ध नहीं हुई। जिस मोटो से उसको बनाया गया था वो मोटो कभी पूरा हुआ ही नहीं दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा गवर्नर हैड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंशियली लेजिस्लेटर डियार्की एंडेड, यानी कि इसमें क्या हुआ, हमारा जो डियार्की थी यानी कि द्वैध शासन सिस्टम था वो जो है हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या था, जो गवर्नर था जो है मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करने के लिए जिम्मेदार था दोस्तों। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मोटा मोटा अगर हम इस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखते हैं, ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी हैं चीज़ें। जो है एक फेडरेशन बनी, फेडरेशन जो मिलकर बनी ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट से मिलकर बनी। जो ब्रिटिश इंडिया था उसको इस फेडरेशन में शामिल होना मैंडेटरी था, जबकि जो कि प्रिंसली स्टेट था उसका इसमें शामिल होना मैंडेटरी नहीं था दोस्तों। जो इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल दोनों ही रिजर्व लिस्ट के मैटर्स में जो है इंटरफेयर कर सकते थे। और रिजर्व लिस्ट में हमारा क्या क्या आता है, रिजर्व लिस्ट में हमारा आता है दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड, रिवेन्यू, ईटीसी, ये जो है ये हमारे सारे के सारे मैटर जो है रिजर्व लिस्ट में आते हैं। इसी के साथ साथ जो फेडरेशन बनी वो बनने के बाद में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जो हमारा प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने जो है उसको सपोर्ट नहीं किया। तो बनना और ना बनना उसका दोनों ही असफल ही रहा बनना, मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप। इसके बाद जो है गवर्नर ने जो गवर्नर थे
वो जो है मिनिस्टर्स की एडवाइस पे फॉलो करने के लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल थे दोस्तों, ठीक है। और ये जो द्वैत शासन था, डायरकी थी, ये जो है इसमें समाप्त हो गई। तो ये हमारे दोस्तों इसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कहीं ना कहीं होके रखे हुए मतलब जो है इसके अंदर जो है, किसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर दोस्तों। इसके बाद हम जो है मैंने जैसा कि इसमें बताया, डीआरकी वाज अडॉप्टेड एट द सेंटर, सेंटर ने उसको डीआरकी को जो है अडॉप्ट कर लिया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम एक बार हिंदी में भी गो थ्रू कर लेते हैं। अखिल भारतीय संघ बनाया गया। इस संघ में ब्रिटिश भारत और रियासतें शामिल थी। ब्रिटिश भारत को संघ में शामिल होना होगा और यह अनिवार्य था। रियासतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था। राज्य सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित सूची के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते थे। ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। रियासतों की आवश्यक संख्या से समर्थन की कमी के कारण फेडरेशन कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। राज्यपाल को प्रांतीय विधानमंडल के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था। द्वैत शासन समाप्त हो गया। केंद्र में द्वैत शासन को अपनाया गया। तो जो मैंने आपको वहाँ पे इंग्लिश में समझाया वही यहाँ पे है। कुछ हमारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल प्योरली हिंदी में ही समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो मैंने प्योरली हिंदी में भी बना दिया। अगर मिक्स में समझना है, मिक्स में आप समझ लो, ठीक है, इंग्लिश में आप समझ लो, और अगर आपको हिंदी में ही समझना है तो हिंदी में आप समझ लो, कोई इशू नहीं है दोस्तों। आप ही के लिए बनाया जा रहा है कंटेंट, आप ही के लिए वीडियो बनाई जा रही है। जितना आप इनको पढ़ के सुन के नॉलेज गेन कर सकते हैं कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कंटेंट एकदम फ्री है। और फ्री की चीज़ें क्या हैं, बहुत मेहनत से बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन कंटेंट को बनाने में मेहनत नहीं लगती है दोस्तों। और इस मेहनत के बदले आपसे सिर्फ हम चाहते हैं आपका सपोर्ट। आई होप कि आपका सपोर्ट दोस्तों बना रहेगा, और वो किस फॉर्म में बना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं लेजिस्लेटिव चेंजेस। तो लेजिस्लेटिव चेंजेस में क्या हुआ, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, यानी कि सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में जो है पावर का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। देयर वर 3 लिस्ट विच गेव द सब्जेक्ट अंडर ईच गवर्नमेंट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। देखिए, मैंने जब 1919 का आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताया था, मैंने वहाँ पे भी आपको बताई थी एक चीज़ कि जो है आज की डेट में जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो 3 तरह की लिस्ट हमको देखने के लिए मिलती हैं। एक मिलती है सेंट्रल लिस्ट, एक मिलती है स्टेट लिस्ट, एक मिलती है कंकरेंट लिस्ट। तो अगर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं बना होता तो क्या आपको वो सब चीज़ें आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलती? कभी भी नहीं मिलती दोस्तों, ठीक है। और हो सकता है कि मिल भी जाती, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आसानी से अगर मिल रही हैं, उन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल के इम्प्लीमेंट करके देख के रखा हुआ था, और जस्ट हमने इन सब चीज़ों को उठाया और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोस्तों डाल दिया, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आ गई थी, यही कारण है कि आज भी सिर्फ नाम परिवर्तित किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यही लिस्ट आज की डेट में भी भारत के संविधान में है दोस्तों। अभी भी हम इंडियन पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं। जब हम वहाँ पे जाएंगे वो भी मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि क्या क्या मैटर जो है सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, क्या क्या मैटर जो है स्टेट लिस्ट में आते हैं, और क्या क्या मैटर कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, वो मैं सारा आपको वहाँ पे ब्रीफ में बताऊंगा। तो उस टाइम पे भी क्या हुआ, जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया और वहाँ पे विधायी परिवर्तन हुए, तो विधायी परिवर्तन के लिए भी जो है जो गवर्नमेंट थी उसने 3 तरह की लिस्ट बनाई। पहली लिस्ट बनाई फेडरल लिस्ट, और उस फेडरल लिस्ट को आज की डेट में आप सेंट्रल लिस्ट बोल सकते हो, या तब भी सेंटर बोला जाता था। दूसरा हो गया प्रोविंशियल लिस्ट, यानी कि प्रोविंसेस, और तीसरा हो गया कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब यह है कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर उस पर लॉ बना सकते हैं। और अगर 1935 के एक्ट को आप देखते हो तो इसका मतलब यह है कि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों मिलकर उस पर लॉ बना सकते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए दोस्तों। Residuary power was vested in the viceroy. Power means power over subject which were not mentioned in any of list. यानी कि अगर एक ऐसे कह लीजिए कि वायसराय को जो है ह्यूज पावर दे दी गई कि अगर कोई मैटर किसी लिस्ट में नहीं है और उस पर वो कानून बनाना चाहता है तो वायसराय उस पर कानून बना सकता है, उस पर अपनी सहमति दे सकता है या चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है दोस्तों। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, यानी कि जो हमारा बाइकैमरलिज्म था उसमें जो है 11 में से 6 में जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उसका इंट्रोडक्शन कर दिया गया दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। 11 प्रोविंसेस थे तो टोटल जो है 11 प्रोविंसेस थे, उसमें से 6 में जो है बाइकैमरलिज्म जो है इंट्रोड्यूस दोस्तों कर दिया गया। ये हुए हमारे लेजिस्लेटिव चेंजेस। हिंदी में भी गो थ्रू कर लेते हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांत के बीच। 3 सूचियाँ थी जो प्रत्येक संघीय सरकार के अधीन विषय देती थी, सूची केंद्र, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय में निहित थी। शक्ति का अर्थ है उन विषयों पर अधिकार जिनका किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किया गया था। 11 में से 6 प्रांतों को द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई दोस्तों। तो ये हुए दोस्तों हमारे जो है कहीं ना कहीं विधायी परिवर्तन, यानी कि लेजिस्लेटिव चेंजेस दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अदर चेंजेस क्या हुए। अदर चेंजेस हुए दोस्तों एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। मतलब जो हमारी वुमेन्स थी और डिप्रेस्ड क्लासेस थी, दबा कुचला वर्ग था उस टाइम का, गरीब दबका था, उनके प्रिंसिपल्स में भी जो है कहीं ना कहीं उनका एक्सटेंशन किया गया।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल क्रेडिट एंड करेंसी ऑफ द कंट्री। देखिए दोस्तों, अब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन सिंपल यहाँ से बन सकता है कि ये बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप आंसर कैसे कर पाओगे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसी के बाद जो है उसी के अंदर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है स्थापना की गई, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और इस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया था? क्रेडिट और करेंसी को कंट्रोल करने के लिए। कहाँ पर? देश के अंदर दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार घुमा फिरा के इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए आज की डेट में क्या है, यूपीएससी है, एसपीएससी है और जेपीएससी है। यानी कि यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाला मैटर है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 1935 के एक्ट में आ चुका था। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल मतलब सेंटर हो गया, प्रोविंशियल मतलब स्टेट हो गया और जॉइंट मतलब दोनों के लिए हो गया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रावधान कर दिया गया था कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने हैं तो इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए जा सकते हैं कि वो सेंटर का हो, प्रोविंशियल का हो या जॉइंट हो या दोनों का हो। तो इस तरह से हम इन दोनों को मतलब जो है बना सकते थे दोस्तों। तो अगर आज हम यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो है एसपीएससी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर हम बात करते हैं इस तरह की, तो ये कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की देन है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये चीज़ें नहीं आई होती तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज भी हमको दोस्तों देखने को नहीं मिलती। इसके बाद देख लेते हैं प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। यानी कि फेडरल कोर्ट आया। भैया आज का सुप्रीम कोर्ट देख लो, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो उस समय का फेडरल कोर्ट कह सकते हो आप। तो 1937 में जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। यानी कि जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो उस समय का फेडरल कोर्ट था। 1937 में उसको फेडरल कोर्ट बोलते थे, आज की डेट में उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फेडरल कोर्ट मतलब आज का सुप्रीम कोर्ट, ऐसे आप समझ लीजिए मत, क्लियर ही है वही चीज़ है। बाद में फेडरल कोर्ट का नाम बदल के ही सुप्रीम कोर्ट किया गया दोस्तों। तो 1937 में उसकी स्थापना कर दी गई थी दोस्तों। हिंदी में भी देख लेते हैं, महिलाओं दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया गया। देश की साख और मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई दोस्तों। संघीय प्रांतीय संयुक्त लेख सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद 1937 में स्थापित संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था दोस्तों। मतलब सजेशन दे दिया गया था, वो एस्टेब्लिशमेंट बाद में हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य परिवर्तन हुए वो हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद ही दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये केवल लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज की। इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा चैप्टर 2, यानी कि संविधान का निर्माण, यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण हमारा दोस्तों शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो होगी हमारी, ज़्यादा लंबा है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, हम उसको क्विक और जल्दी से जो है मैटर को क्लोज करेंगे और ख़त्म करेंगे वीडियो को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। अभी भी हमारा क्राउन रूल चल रहा है 1858 से लेकर 1947 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इससे पहले हम देख रहे थे दोस्तों कंपनी रूल। कंपनी रूल था हमारा 1773 से लेकर 1858 तक। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने देखा क्राउन रूल, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, यानी कि 1947 का भारत सरकार अधिनियम दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया डन, यानी कि भारत का जो है विभाजन हो चुका था। टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है दो डोमिनियन जो है स्वतंत्र रूप से क्रिएट करी गई। तो ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए दोस्तों। हिंदी में देखें तो भारत का विभाजन हो गया, दो स्वतंत्र प्रभुत्व भारत और पाकिस्तान बनाया गया दोस्तों। ये हमारे प्रशासनिक परिवर्तन हुए इसके अंदर। इसी के बाद हम बात करते हैं दोस्तों लेजिस्लेटिव चेंजेस की। तो लेजिस्लेटिव चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव चेंजेस में सबसे पहले आता है एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ टू डोमिनियंस टू अडोप्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपील एनी ब्रिटिश रूल। यानी कि जो सबसे इसमें क्या किया गया कि जो दो डोमिनियंस बनाई गई थी उनको जो है अपने संविधान बनाने की जो है अनुमति दी गई, और अगर वो किसी ब्रिटिश रूल को रिपील करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो कर सकते थे दोस्तों। उसके लिए उनको एम्पावर्ड किया गया। सेकंड क्या था, असाइन ड्यूल फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लेजिस्लेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड इन 1946, यानी कि ड्यूल फंक्शंस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है दिए गए दोस्तों, जो है 1946 में जो बनाया गया था। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में देखें तो विधायी परिवर्तन क्या हुए, दो डोमिनियन घटकों की जो है विधानसभाओं को अपना अपना लेने का अधिकार दिया गया, संविधान बनाना और किसी भी ब्रिटिश शासन को निरस्त करना, और 1946 में गठित संविधान सभा को दोहरे
कार्य सौंपे गए दोस्तों। तो ये चीज़ें हो गई हमारी विधायी परिवर्तन में। इसके बाद अदर चेंजेस देख लेते हैं। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन आइदर डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको जो है फ्रीडम दी गई कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं, चाहे तो वो स्वतंत्र रहें, चाहे तो वो इंडिया के अंदर मिल जाएं। ये इसके अंदर अदर चेंजेस हुए दोस्तों, ठीक है। यानी कि इसने भारतीय रियासतों को या तो प्रभुत्व भारतीय पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी दोस्तों। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो है कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया है, जिसमें हमने कंपनी रूल देखा हमने दोस्तों 1773 से लेकर के 1858 तक, और उसके बाद दोस्तों हमने देखा यहाँ पर क्राउन रूल जो कि 1858 से लेकर 1947 तक। आई होप कि आपकी सभी क्वेरीज जो है क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी बचती है या आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं support@insightIQ.in पर दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।